निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हैं, 5वीं किश्त का ऐलान। और ये आज लगातार 5वें दिन निर्मला सीतारमण आई है, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, और बताने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार किस तरह से एक एक सेक्टर पर पैनी नजर बनाए हुई है। और यही जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने देखा, कुछ ऐसे जटिल सवाल जरूर आपके मन में होंगे, कुछ ऐसे शब्द जरूर होंगे जिनको आप नहीं समझ पाए होंगे। उनको समझाने के लिए एक्सपर्ट्स का पैनल भी हमारे साथ बैठा हुआ है और उनसे अब हम बात करेंगे, क्योंकि वो आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे कि आखिर क्या कुछ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, उसके मायने क्या हैं और उसके दायरे क्या हैं। सबसे पहले तारुफ आपका करा दूं, जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जाने माने चेहरे हैं, कई बार आपने इन्हें देखा होगा टीवी स्क्रीन पर, बहुत जबरदस्त तरीके से समझाते हैं, इसीलिए इनको बुलाया है कि आसान तरीके से हमें भी समझाएं, दर्शकों को समझाएं। इसके साथ ही प्रोफेसर अमन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी अर्थशास्त्री हैं, लंबा अनुभव है, और बताएंगे कि आज क्या कुछ, क्योंकि 5वीं किश्त के तौर पर हम इसे देख रहे हैं, देश कितना मजबूत होगा इससे, इन्हीं दोनों से समझेंगे। शुरुआत प्रोफेसर अमन अग्रवाल से ही करते हैं। अमन जी, पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि आप भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें भी पता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो जो बातें अब तक रखी उसका समअप अगर आप हमें बता पाए, शुरुआती कमेंट आपका। देखिए जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज भी अनाउंस किया और पहले भी अनाउंस किया था, उसमें हमें देखने को मिला है कि जो है एक अलग अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को अटैक करने की कोशिश की जा रही है जी। मॉनिटोरियम देके करा जा रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट देके किया जा रहा है, डायरेक्ट सपोर्ट देके किया जा रहा है, साथ ही इनडायरेक्ट सपोर्ट बैंकों के थ्रू देके किया जा रहा है, जहाँ पे आप अपनी आत्मशक्ति बढ़ा सके, अपना एम्पावर कर सकें। और जो चौथा उन्होंने किया है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ईजिंग करके, जो उन्होंने आज भी कहा उन्होंने, और काफ़ी अच्छा किया। और पांचवा जो आज हमें देखने को मिला वो ये था कि उन्होंने किस तरीके से रूरल शक्ति को बढ़ावा दी जा सके। जो रूरल इंडिया में लोग रहते हैं, जो अर्बन रूरल डिवाइड हम देखते थे, इतने सालों से, दशकों से देखते आ रहे थे, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरा जोर लगाया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ये सरकार बात कर रही थी, एक तरीके से उसका पहला चरम उन्होंने शुरुआत आज कर दिया है, क्योंकि जो डिजिटल फ्लो है और इवन जो लोग सुन नहीं सकते या प्रॉब्लम है उनको किसी तरीके से, उनके लिए भी एक अलग से चैनल और हर एक क्लास के लिए एक अलग से चैनल उत्पादित करने की बात की है। एक यूनिफॉर्म एजुकेशन पूरे हिंदुस्तान में सब जगह जाने के लिए उन्होंने बात की है, बिकॉज आज के समय में टेलीविज़न और रेडियो, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर प्रांत में, हर देश, हर एक स्टेट में, हर एक गांव में इस समय पहुंचा हुआ है। डिजिटल इन्फ्लक्स पहुंचा हुआ है, डिजिटल कैपेबिलिटीज़ पहुंची हुई हैं, बहुत अच्छी नहीं है बट फिर भी थोड़ी बहुत पहुंची हुई हैं। तो उसके माध्यम से किस तरीके से लोगों को और बच्चों को बेनिफिट, बिकॉज वो बच्चे कल भारत का भविष्य हैं, कल उन्होंने हमारी जगह खड़ा होना ना, इन भारत को आगे लेके चलना है जी। उनको देखते हुए उन्होंने स्ट्रक्चर किए। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही और जो मैं पिछले आपके चैनल पे पिछले 4-5 दिन से कह रहा हूँ, वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ्स उन्होंने दिए हैं, जो डिले करने में, कि अपनी आप फाइलिंग डिले कर सकते हैं, जो पहले कुछ पनिशमेंट्स अलाउ की हुई थी कि अगर आप ऐसा नहीं किया, CSR में नहीं किया, क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा, उसको रिलैक्स किया हुआ है। IBC के अंदर जो फाइलिंग होती थी कि जो अगर आप प्रॉब्लम हो गई, आपने नहीं किया तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, वो रिलैक्स किया है। डिफ़ॉल्ट्स अगर किसी के होते हैं पेमेंट्स में, उसको रिलैक्सेशन दी गई है। तो इस टाइप की जो रिलैक्सेशन दी गई, डेट्स एक्सटेंड की गई, वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स की जो एक मेंटल प्रेशर होता है एक आम आदमी पे भी, एक कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है जी। और उनकी जो पेनल्टी होती है वो प्रतिदिन वाली पेनल्टी होती है, वो काफ़ी हद तक बहुत बड़ी हो जाती है। और क्योंकि हम ये लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्टिव फ्रेमवर्क में हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग, जैसे मैं तो 21 मार्च से निकला ही नहीं हूँ, और लोग भी बहुत सारे निकले नहीं हैं, तो अब वो कहाँ से अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, या कंपनी के रिटर्न फाइल करेंगे, या बोर्ड मीटिंग करेंगे। तो उस माध्यम के अंदर उनको जो रेगुलेटरी प्रूडेंस की वजह से पेनल्टी बनती, वो करोड़ों में चली जाती छोटे छोटे MSMEs के लिए भी। और उसको देखते हुए ये जो रिलीफ दिया है, मेरे विचार में एक मेंटल पीस देता है लोगों को जी। और इसके अलावा जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अलग अलग निर्धारित तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है, मेरे विचार में बहुत अच्छा है, बिकॉज विश्व के अंदर ऐसा कोई भी देश नहीं मैंने अभी तक देखा जिन्होंने इस तरीके से ब्रेकअप या समझाया हो आके लोगों को कि हम ये कर रहे हैं और हमने ऐसे ऐसे किया है।
आज तक जितने भी लोगों ने कंट्रीज ने किया, चाहे जापान हो या अमेरिका हो, उन्होंने सिर्फ ये किया कि हम इतने लाख करोड़ का, इतने बिलियन डॉलर का दे रहे हैं और ये होगा, 4-5-6 कैटेगरीज में डिवाइड किया और बात खत्म कर दी। इसमें सरकार बार बार आके बता रही है कि किस किस तरीके से वो इंप्लीमेंट करेगी, कैसे करेगी, और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जहां पे पहले की सरकारें इंप्लीमेंटेशन में फेलियर होती थी, हम फेलियर नहीं होने देंगे, बिकॉज हम कार्रवाई कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि चीजें जो हम निर्धारित कर रहे हैं या 1 रुपया दे रहे हैं, 1 रुपए का बेनिफिट दे रहे हैं, वो आम आदमी तक, मिडिल क्लास आदमी तक, स्मॉल एमएसएमई तक पहुंचे। अमन, आपने तो पहले ही कमेंट्स में शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी बात बता दी, समरी बता दी हमें पूरी, इसलिए हम आपको एक्सपर्ट्स कहते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे थे कि इतना लंबा अनुभव आपका, आपने पहले ही कमेंट्स में सारी बात रख दी। सरकारें, दूसरे देशों को भी आप ले आए, आगे भी चर्चा करेंगे। इस बीच नवीन गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत, लेकिन रुक करेंगे रवि सिंह का, वो भी हमारे साथ हैं। रवि, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना, शुरुआती दौर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इससे पहले भी कई बार आप चैनल्स पर आकर कई टिप्स दे चुके हैं सरकार को किस तरह से अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। योर फर्स्ट कमेंट। और उसके लिए जो बजट पर प्रावधान रखे गए हैं अच्छे हैं, और हर तबका जो है वो जोड़ के दृष्टि रही हो, या फिर गांव रहे हो, शहर रहे हो, बस एक चीज जो मिसिंग है मैं वो यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। वैसे भी रोहित जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार हम लोगों को समझने के लिए अब एक डिक्शनरी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी लंबी अनाउंसमेंट है और इतनी ज्यादा चीजें हैं कि हर आदमी को अपने अपने लेवल की चीजें यहाँ पर समझने की ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ है कि जो मैंने एक चीज मिसिंग कही है, वो मिसिंग सिर्फ एक रहा कि जो लोग नौकरियां हैं, जिन लोगों ने नौकरियां यहाँ पर जा रही हैं, जैसे मैंने कल पहले भी डेटा दिया है कि लगभग 30% जो है वो सैलरी कट और 40% जॉब कट। हम यहाँ पर, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि यूएस जो है, वहां पर इस समय 2.5 करोड़ लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए यहाँ पर फॉर्म भरा है। तो 35 करोड़ की पॉपुलेशन में 2.5 करोड़, अगर मैं भारत से इससे मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 10 करोड़ लोगों की यहाँ पर जॉब जाएगी। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं है, और जो लोग जो नौकरी वाले हैं वो टैक्स जरूर देते हैं, और वो टैक्स पे देने से के बाद अपने लिए कोई अनाउंसमेंट ना सुन करके थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बजट पूरे ओवरऑल कोविड से लड़ाई के अगेंस्ट में हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी बात करें तो काफी अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है। और जो एक इनका नारा है कि हम आत्मनिर्भर बने, तो ये आत्मनिर्भर बनने वाली बात जो है वो पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर की गई है। जैसे कि हम क्लासेस में जब पढ़ते हैं तो एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो चार्ट बनाइए। और सरकार ने अभी आपके सामने या हमारे सामने एक फ्लो चार्ट रखा है। फ्लो चार्ट इस तरीके से कि कौन कौन से सेगमेंट में क्या है, कितनी अनाउंसमेंट करी जाएगी, क्या आगे रिजल्ट लिए जाएंगे, कितनी सब्सिडी मिलेगी और आपको अपनी तरफ से क्या करना है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार काफी खरी उतरी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक चीज का जरूर यहां पर इन्होंने बात किया कि जो यंग जनरेशन, जो स्टूडेंट हैं, जो अभी घर में अपने आप को कैद महसूस कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा वर्क है कि वो सरकार को यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं कि आप किस तरीके से एक्टिविटी करिए। और इंडस्ट्री को क्या क्या सपोर्ट मिला है, एक होमवर्क पूरा यहाँ पर और एक डिस्कशन का पॉइंट भी यहाँ पर देते हैं। तो होमवर्क भी मिल रहा है और आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ये बहुत अच्छा यहाँ पर दर्शाया है पूरे के पूरे अनाउंसमेंट में। हालांकि थोड़ी लंबी थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर किया गया है। वाकई आप बने रहिएगा हमारे साथ। और जैसा कि आप कह रहे थे कि डिक्शनरी रखनी पड़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म नहीं हुई है, सुनते हैं एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त क्या कुछ बातें हो रही हैं, फिर वापस इस चर्चा को शुरू करेंगे। I move to the next one, which is also about the state governments and the extra borrowing limits that we are extending. Part of the borrowing will be linked to specific reforms. From 3 to 5 is the increase. From 3 to 3.5 unconditionally we extend. The next 1%, which is up to 4.5%, we will release in 4 tranches of 0.25%, each one linked to each of the tranches linked to a clearly specified, measurable and feasible reform
which is necessary as an action to be taken. And why do we want this linkage with reform, state level reform? Because we want to make sure that the poor benefit by all the monies which are getting borrowed, and we from the center and states are collectively committed to, for instance, implementing one nation, one ration card, implementing ease of doing business at the district levels, power distribution and related issues. We spoke about the DISCOM problems, GENCOs not getting paid, and the urban local body revenues related issue. So I repeat, we have increased the borrowing limit for the states from 3 to 5. From 3 to 3.5, the additional, that 0.5% is unconditional. After that, up to 4.5, that 1% increase will be released in 4 tranches, and each one of those tranches will be linked to reforms which have to be taken with specified, measurable, feasible action. The next one, which is another 0.5, because I would have touched 4.5 with that, the last 0.5 will be given as soon as the milestones are achieved, not in all the 4, but at least in 3 of these conditions. So if you're talking of one nation, one ration card, ease of doing business, power distribution related matters, urban local bodies matter, there are 4. From among the 4, if at least 3 are completed, the last 0.5% will be released. So 3.5 unconditional, another 1% in 4 tranches linked to 4 of those different measures, and the last 0.5 to be released once at least 3 of those 4 are achieved. पिछले कुछ दिनों में आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ आपने बहुत सारी रिफॉर्म्स भी केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई। ये ऐतिहासिक भी थी, और मैं तो कहूँगा अगर भारत के संदर्भ में 2020 को 2020 को देखा जाएगा तो ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में देखा जाएगा। अब इसमें राज्य की सरकारें भी अगर रिफॉर्म्स लाती हैं तो इसमें संघीय ढांचे में और बल मिलेगा, और नीचे तक जो हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो 3% से जो 5% तक जो अपने जीएसडीपी के मुकाबले उनको पैसा रेज करने के लिए अनुमति दी गई है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स के साथ हमने उसको जोड़ा है। 4 क्षेत्रों के लिए जोड़ा है, जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड हो, जिससे सबसे बड़ा लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, गरीब लोगों को मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां बाकी रिफॉर्म्स हमने एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा या इसेंशियल कमोडिटी एक्ट एपीएमसी एक्ट में बदलाव करने से की हो, पावर रिफॉर्म्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए, उसी तरह से अर्बन लोकल बॉडीज में आय के साधन कैसे बढ़े ताकि आने वाले समय में ये जो कर्जा राज्य की सरकारें ले रही हैं इनके ऊपर बोझ ना बने और इनके अपने आय के साधन भी बढ़े, रिफॉर्म्स भी ला सकें, उस दिशा में बड़ा कदम है। जैसा केंद्र सरकार ने रिफॉर्म्स लेकर आए, मेरा मानना है इन रिफॉर्म से भारत में रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और आविष्कार के बहुत सारे अवसर बनेंगे, नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसी तरह से राज्यों के लिए भी इस तरह के रिफॉर्म्स को साथ में जोड़कर देखा गया, जिससे राज्यों में भी रिफॉर्म्स आए। तो इसमें जो पहला 0.5% है, यानी कि आधा प्रतिशत है, वो अनकंडीशनल है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। जो बाकी 1% है उसको 4 किश्तों में, जो 4 हमने परिवर्तन करने के लिए रिफॉर्म्स करने की बात कही, उनमें 4 में से अगर 3 भी आप कर लेते हैं तो आपको 1% उसका रिलीज कर दिया जाएगा 0.25 की ट्रांचेस में। One small correction. That 1% will be released in 4 tranches for dealing with those 4 reform steps: one ration, one card, ease of doing business, power distribution, and urban local bodies. So that 1% goes in tranches of 0.25 for each of these tied to the reforms. After at least 3 are done, then you get the last 0.5. धन्यवाद।
ये जो 4 रिफॉर्म्स की बात कही गई, जब आप इस माइलस्टोन को अचीव करेंगे तो 0.25% के हिसाब से आपको उसको मिलेगा, जो 1% आपका बनता है। और जब आप इन सबको कर लेते हैं, उसमें से 3 भी आप माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं, तो आपको 0.5% यानी कि आधा प्रतिशत आपको एक इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 5% की आपको ये लाभ मिलेगा। Before we go to the next slide, I just want to now say, I've finished with all these 7 steps that I have to say. I'm now going to just show you, from the time Pradhan Mantri Garib Kalyan was announced, what are the kind of measures we have taken in numbers. That will be of great interest to you all, because I remember many of you, my friends, have been asking from day one, what's this 20 lakh? You have the answers today. Stimulus from earlier measures, which is the one which starts from Garib Kalyan. This does not include any of those 4 days before today. Today is the 5th day. So these 5 tranches are not yet shown here. Revenue lost due to tax concessions, which were announced as of March 22nd, is about 7,800 crores. I'm not getting into the details now. Then you have Pradhan Mantri Garib Kalyan package, which is at 1.70,000 crores. And then the health sector announcement, which was 15,000 crores, totaling to 1,92,800 crores. I can see a lot of our friends sitting up, getting to the edge of their seats. We are giving you all the details, not to worry. Okay, so this is before we even started talking about the 5 tranches. This is before the Prime Minister even spoke about a stimulus package. And this actually leads to all those poor need food, poor should not be hungry, poor should have at least some money in hand, poor should be given medical help, they should be treated for preventing COVID, they should be attended to, they should have, if they are staying in camps, food to be given and so on. And also for those small businesses who can't do compliance and so on. So this is part of the stimulus, although it came before Prime Minister's speech. So Nathan, you're all right with me going over to the next few slides? All of you are all right? Okay. We now go tranche by tranche. The next slide will show you, when I say part 1, it means tranche 1. Okay? Emergency working capital facility for businesses, including the MSMEs, 3 lakh crores, where we are giving 100% guarantee. Subordinate debt for stressed MSMEs, again Government of India guarantee, 20,000 crores. Funds of funds for MSME, that is up to 50,000 crore. EPF support for business and workers, 2,800 crores. Reduction in EPF rates, 6,750 crores. Special liquidity scheme for NBFCs, HFCs, Housing Finance Corporations and microfinance institutions, 30,000 crores. Partial credit guarantee scheme, which is the second version because we had announced one earlier, for liabilities. The earlier one looked at the asset side. This one looks at the liability side. And earlier it was probably guaranteed 10%. This time it is 20% guarantee for the first loss. So NBFC, HFC and MFIs, 45,000 crores. Liquidity injections for DISCOMs, 90,000 crores. Reduction in TDS and TCS rates, down by 25%, 50,000 crores. So all this takes the first day announcements total to 5,94,550 crores. Can we move to the second? Second tranche, free food grain supply to migrant workers for 2 months, which I did repeat now. First tranche per PM Garib Kalyan, but the second one, 3,500 crores.
interest subvention which I announced for the Mudra Sishu loans, 1,500 crores. Special credit facility to street vendors. 50 lakh street vendors were to benefit out of it. Each would get up to 10,000 rupees. I had announced it earlier. That takes 5,000 crores. The CLSS Middle Income Group Housing Program, 70,000 crores. Additional emergency working capital, which we said will benefit small and marginal farmers, 30,000 crores. Then I spoke of Kisan Credit Card and additional credit which we want to extend to 2.5 crore farmers. That sixth item, which refers to KCC, was to benefit 2.5 crore small farmers, 2 lakh crores. So the second day's announcement, second tranche, totals to 3 lakh 10,000 crores. I move to the third tranche. Micro food enterprises. I get very mixed up with the food micro enterprises, micro food enterprises. I'm comfortable calling them micro food enterprises. Micro food enterprises which were to benefit 2 lakh units, meaning 2 lakh small entrepreneurs who are running their food processing centers can all benefit, and that would mean 10,000 crores. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, 20,000 crores. Top to total, if you remember, tomatoes, onions and potatoes had quite a lot of assistance rent under Operation Green. We said this is being extended to the next 6 months, and now that will be extended to all others. That is why total. So what was pertaining to tomatoes, onions and potatoes now is going to include a whole gamut of vegetables and greens and fruits. Operation Green gets 500 crores. Agri-Infrastructure Fund, the farm gate infrastructure which I've spoken about, 1 lakh crores. Animal Husbandry Infrastructure Development, which we spoke about yesterday also, dairy development, this is 15,000 crores. Promotion of herbal cultivation, I did speak to you all elaborately about it, 4,000 crores. A small but a very essential from the point of view of agri-life. Agri-life is now desperately in need of pollination agents. Beekeeping initiative, 500 crores. So, tranche 3, the third set of announcements which were made after Prime Minister's self-reliant India, Atmanirbhar Bharat, the third announcement, totals to 1,50,000 crores. I put together 4 and 5. The fourth tranche and the fifth tranche are going to be shown together. The viability gap funding for social infrastructure, 8,100 crores. The additional Manrega which I have announced today, 40,000 crores over and above the BE allocated 61,000 crores. So 40,000 crores for additional Manrega totals for 48,100 crores. So now can we go to the total of all the 5 plus the one earlier announcement put together? 20 lakhs 97,053 crores. 20 lakhs and 97,053 crores. Of which the categories are clearly available. Part 1 means tranche 1, part 2 is tranche 2, tranche 3, tranche 4 and 5 put together. Earlier measures including PM Garib Kalyan Yojana, which was shown earlier also. And here I bring in the actual utilized monies from the RBI's measures, which is 8,01,603. They may have announced over 9 lakhs
9 lakhs plus. RBI may have announced 9 lakh plus, but actually utilized, because we are talking about liquidity going to the people, 8 lakhs 1,603 is what is the actual figure we've taken. So the total, as Pradhan Mantri ji had announced, is 20 lakhs for the stimulus. I have finished. Thank you. My friends, thank you. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निर्मला सीतारमण को आपने सुना, लगभग 11 बजे के आसपास हुआ ही तमाम बातें रखी। 5वीं किस्त के बारे में सरकार किस तरह से सोच रही है वो बताया। इससे पहले जो 4 बार आए उसको लेकर किस तरह से क्रियान्वयन उसका हुआ, क्योंकि देखिए बहुत लंबी योजना है। बात जो यहाँ पर रखी निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने बताया कि जो पूरी राहत जो थी, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका ऐलान किया था, अब तक सरकार जो है योजनाएं अगर पैसों में देखी जाए तो 20,97,053 करोड़ की ये पूरी योजनाएं हैं। जी हाँ, यानी 20 लाख करोड़ से भी ऊपर की ये योजनाएं सरकार ने बनाई हैं। कोशिश ये की जा रही है तो देखिए लगभग 2 घंटे के आसपास का वक्त हुआ। तमाम बातों को, हर एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी और हमारे साथ, क्योंकि हम बीच में चर्चा पर भी गए थे, एक सवाल में ले पाया था। प्रोफेसर अमन अग्रवाल हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। नवीन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन का रुख हम नहीं कर पाए थे पिछली बार। नवीन, आप तो बोल भी नहीं पाए थे। शुरुआती कॉमेंट्स किस तरह से देखा आपने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को? लगभग 2 घंटे हो गए पूरे, 11 से 1 बजे तक। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको बहुत ध्यान से सुना, और जो पिछले कई दिनों से ये चल रही है, इस पे मेरे जो इनिशियल कमेंट्स हैं, मैं ये कहूँगा इट इज़ लाइक कि सेंटा क्लॉज आए और उनको ने अपने बैग से निकाल के सबके लिए कुछ ना कुछ दिया। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सेंटा क्लॉज जब आते हैं तब फेस्टिवल्स होते हैं, और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो एक पेंडेमिक की बात कर रहे हैं। तो देखने की बात यह है कि इस समय, और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि द फोकस ऑफ ऑल दीज अनाउंसमेंट्स इज रिफॉर्म, उन्होंने खुद एडमिट किया। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है वो रिफॉर्म की है या रिलीफ की है, ये दूसरी चीज़ है जो मैं कहूँगा कि देखने की चीज़ है। और तीसरा जो है, जो मैं देख रहा था, हर आदमी को चिंता थी कि भाई ये 20 लाख करोड़ का पैकेज तो है और इसमें सबके लिए सब कुछ है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने रिपीटेडली कहा कि ये देखिए कि ये कहाँ जा रहा है, वेयर इट इज़ गोइंग, ये मत देखिए फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग। बट यहाँ पे ये ना सेंटा क्लॉज है, देखने की बात ये है, और ना बैग में से हाथ डाला और अपने आप चीज़ें निकलेंगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 20 लाख करोड़ या जितना भी जिस भी तरीके से कैलकुलेशन होती है वो काम चल रहा है, ये पैसा आएगा कहाँ से? मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हमारे अकाउंटेंसी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है वो होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि अगर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस लगाते हैं तो हमें सामने कोई चीज़, किसी भी तरीके से कोई सोर्स नहीं दिखता कि 20 लाख करोड़ सरकार कहाँ से लाएगी। और अगर मैं किसी भी तरीके से जमा गठा करके देखूं और सारी पॉलिसीज़ का निचोड़ निकालूं, प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगाऊं, तो जो मुझे लगता है कि ये पैसा आ सकता है वो सरकार का पूरा फोकस ऑन FDI है कि सेक्टर्स को ओपन कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से हमें एक्सपेक्टेशन है कि जब चाइना से लोग जाएंगे या लुक ईस्ट पॉलिसी वेस्टर्न कंट्रीज़ फॉलो करेंगी तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान को मिलेगा। तो इसको प्रूडेंस प्रिंसिपल से देखें तो सब चीज़ें एक्सपेक्टेशन पे चल रही हैं कि चाइना से लोग निकलेंगे, वो इंडिया आएंगे, और US भी जो पॉलिसी है वो अपनी लोकलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो ना करते हुए वो भी प्रमोट करेगा कि चाइना से या कहीं से भी जो कंपनियां निकल रही हैं वो सब इंडिया में आए, और वो FDI हिंदुस्तान में आती है तो ये 20 लाख करोड़ को फाइनेंस करने के लिए पैसा मिल पाएगा। ये मुझे लगता है कि सरकार की मंशा है, और सब चीज़ें उसी, बट अकाउंटेंसी में प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस से देखें तो ये चीज़ें रिकॉग्नाइज नहीं होती हैं। बट यस, मंशा अच्छी है, सबको मदद करने की मंशा है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस समय जैसे जो मैं समझता हूँ कि इट्स मोर ऑफ ए ह्यूमन इशू,
इस समय रेदर देन बिजनेस। फाइनेंस मिनिस्टर ने दूसरी चीज़ बोली कि अवर फोकस इज ऑल्सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ मुझे लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज ऑफ लिविंग पे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। उस तरफ कुछ एलोकेशन है, जैसे 40,000 करोड़ एडिशनल मनरेगा के लिए एलोकेट किए हैं, कुछ जनधन खातों को भी डायरेक्टली देने की बात करी है। बट अगर आज मैं देखूं टोटल 20 लाख के संदर्भ में इन फिगर्स का मैं टोटल भी करता हूं तो बहुत ज़्यादा नहीं बनती है जिसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोग इस समय सड़कों पे हैं। इन सब चीज़ों का बेनिफिट जनता को तभी मिल पाएगा जब वो अपने ठिकानों पे पहुंचे। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि सरकार ने पहले अनाउंसमेंट की थी जो जहां है वहां बना रहे, लेकिन आज सरकार खुद ही अपने इस मोटो से हिल गई है, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं कि भाई ट्रेनें मंगाओ, ट्रेनें हम देने को तैयार हैं। तो इसका मतलब सरकार भी मान रही है कि इस समय इश्यूज को देखते हुए ये बात नहीं चलेगी। माइग्रेंट जो हैं अपने अपने ठिकानों पे पहुंचना चाहते हैं, अपने घरों पे पहुंचना चाहते हैं। उनका मेन फोकस जो है शहरों में रोटी नहीं है, वो अपनी जगह पे पहुंच के ये देखना चाहते हैं। उनको ये है कि कोरोना से गलती से कोई मॉर्टेलिटी हो जाती है तो एटलीस्ट दे वांट टू बी अमंग देयर ओन पीपल, वो अपने लोगों के बीच में पहुंचना चाहते हैं। तो इन सब जो जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं इनका फ़ायदा लोगों को तभी मिलेगा जब वो अपने ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। और ये दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, इन सब अनाउंसमेंट्स को देने की सरकार तभी पोजीशन में होगी जब ये हो कि वो FDI देश में आ जाए, लोन जो हैं वो आ जाए। तो ये सब चीज़ें अभी मुझे जो लगता है, हमारे अकाउंटेंसी में प्रिंसिपल ऑफ कंटिंजेंसी होता है, तो सब कंटिंजेंसी पे है। आगे देखें और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब अनाउंसमेंट्स को करने के लिए सरकार के पास पैसा आ जाए और सब लोग अपने घरों पे पहुंच जाएं, जिससे इन सब बेनिफिट्स को यूटिलाइज कर सकें। अमन, इससे पहले भी हम आपके पास आए थे, आप काफी सेटिस्फाइड लग रहे थे, आपने पहले ही कमेंट में तमाम बातें रख दी थी। रवि जी भी हमारे साथ जब जुड़े हुए थे, आपने उनका भी रुख सुना था, आप तब भी अपना हाथ उठा रहे थे। रवि साहब भी कह रहे थे कि वो कुछ मिसिंग है। यही बात यहाँ पर नवीन गुप्ता साहब ने भी कही कि देखिए ठीक है, योजनाएं बहुत है, मंशा अच्छी है, लेकिन हम भारत में रहते हैं, वी आर इंडियंस। हमारी एक छोटी योजना की मॉनिटरिंग में कितना घोटाला हो जाता है। मनरेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका फंड बढ़ाकर 40,000 करोड़ और उसमें जोड़े गए 61,000 हो गया है, अब ये 61,000 करोड़ का मनरेगा की पेमेंट्स मिलने में महीने लग जाती हैं। इन चीज़ों से आप बेखबर नहीं होंगे, आपका अर्थशास्त्र में ज़बरदस्त ज्ञान है, लेकिन वो आप बेहतर तरीके से उस फील्ड के आप महारथी हैं। लेकिन जो खबरें हम रोज़ पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाते हैं कि योजनाएं तो ठीक हैं और 20,97,000 करोड़ की योजनाओं का बखान यहां पर हो गया है, घोषणा हो गई है। फौरी राहत कब तक? क्योंकि ये तो टाइम टेकिंग है शायद। देखिए जी, आपने बड़ी अच्छी बात करी। जो आमली जामा पिलाने की बात है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी सरकार के लिए। और हिंदुस्तान की सरकार पीछे बदनाम रही है कि पॉलिसी बड़ी अच्छी बनाती है, पर आमली जामा पहनाने के अंदर उसका जो है चने दब जाते हैं उसके पास, और वो कर नहीं पाती है, और उसकी रिलीफ एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। पर मैं दो चीज़ें जो रेज करी है अभी मेरे प्रवक्ताओं ने, रवि जी ने भी और विनीत जी ने भी, मैं कहना चाहूँगा उसके ऊपर। पहले विनीत जी क्योंकि उन्होंने अभी करी है, जिसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर। और सरकार के पास बड़े सारे माध्यम होते हैं फाइनेंसिंग करने के लिए। पहली बात जो अभी 20 लाख करोड़ की बात की जा रही है, ये सारा का सारा पैसा नया पैसा नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें जो बजट में एलोकेट की गई थी उनमें से भी कुछ निकाला गया है। दूसरा, कुछ जो खर्चे पिछले 4-5-6 महीने पिछले साल के बजट में नहीं हुए हैं, काफ़ी सारे होते हैं। मेरे को याद है नाबार्ड के मेरे चीफ जनरल मैनेजर से बात हुई थी पिछले साल के अंदर ही, जब कोई कॉन्फ्रेंस में मिले थे वो, तो कह रहे थे काफ़ी करोड़ पैसा उनके पास पड़ा रहता है जो डिस्बर्स ही नहीं होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे महकमे हैं जो पैसा वापस देते हैं, तो एक वो पैसा भी सरकार के पास आता है। तीसरी चीज़ जो देखने की बात है कि जो सरकार है एक जो बॉन्ड्स रेज कर सकती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड बॉन्ड्स हो, रिलीफ बॉन्ड्स हो, कोरोना के बॉन्ड्स रेज करे। और हमने देखा है कि हिंदुस्तान ने भी और बाकी सरकारों ने भी विश्व के अंदर इस टाइप के बॉन्ड रेज किए हैं। इवन यूरोप के अंदर अभी जो है पिछले 2 महीने से डिबेट चल रही है कि हम ये बॉन्ड रेज करें ना। उसका ये कि बाहर जरूर एक आम आदमी में पड़ता है, बिकॉज वो पैसा सारा आम आदमी से खींचा जाता है। कंज्यूमर जो पैसा लिक्विडिटी मार्केट में होती है वो खींच जाती है,
बट एकदम से वो पैसा सरकार के पास आ जाता है और वो पैसा फिर हमें लॉन्ग समय के लिए सरकार के पास रहता है। अगर वो पैसा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में जाता है तो उससे प्रोडक्टिविटी होती है, पर अगर वो पैसा मिठाई बांटने में चला जाता है जो काफ़ी सरकारें करती हैं तो प्रॉब्लम होती है। अभी जो हमारे को जो ज़रूरत है, और जैसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा, उन्होंने कहा हेल्थ केयर में हम फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है। एजुकेशन में उन्होंने कहा कि हम एक्टिविटीज़ में डाल रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, डिजिटल फ्रेमवर्क, ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी है। पर हम कहें कि हम डायरेक्ट डीबीटी के लिए हम वो पैसा रेज कर रहे हैं या हम सिर्फ खाना खरीद के लोगों को देने के लिए पैसा रेज कर रहे हैं, वो एक जो है एक तरीके से मिठाई तो नहीं है पर एक तरीके से डायरेक्ट खर्चा है और उससे इनकम नहीं होगी कहीं पे भी, और वो खर्चा फिर सरकार के ऊपर और एक आम आदमी पर पड़ता है। चौथी चीज जो हमें देखने को है कि हमारे पास आज के समय में $500 बिलियन रिजर्व्स है और करीबन 48 से 52 बिलियन डॉलर्स हमने लोन दे रखा है आसपास के देशों, तो करीबन $550 बिलियन के करीब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। एक आम आदमी के लिए मैं समझाऊं, जैसे हम फिक्स डिपॉजिट रखते हैं बैंक के अंदर, ऐसे ही ये हिंदुस्तान का रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर के फॉर्म में हमारे पास पड़ा है, जिसमें गोल्ड का भी कंपोनेंट होता है, जो IMF में रिजर्व रखा है उसका भी कंपोनेंट होता है, और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो इस रिजर्व में। ये रिजर्व हमने किस लिए रखा है? अगर हमारा पैसा, हम अपना पैसा ही नहीं इस्तेमाल करें जब हम मुसीबत में हैं, तो किस खुशी में हमने पैसा रखा है? जो ये घोषणाएं की हैं, जो 10% GDP का ये हिंदुस्तान की सरकार खर्च करने जा रही है कोविड और कोरोना के चक्कर में, इसका इंपैक्ट फिस्कल डेफिसिट पे आएगा। अगर निर्मला सीतारमण जी कहें कि मैं तो 3.5% फिस्कल डेफिसिट रखूंगी, वो इस समय मैनेज नहीं हो पाएगा। मेरे विचार में 5.5 से 5.75% फिस्कल डेफिसिट के अंदर वृद्धि आएगी। और एक लास्ट माध्यम जो सरकार के पास हमेशा रहता है, और हिंदुस्तान की सरकार ने पहले एक बार इंप्लीमेंट भी किया है, काफी बार कांग्रेस की टाइम पे बहुत बार इंप्लीमेंट हुआ है वो, उसे हम कहते हैं सीनियरेज मनी। सीनियरेज मनी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पावर होती है ₹1 प्रिंट करने की, और वो ₹1 का प्रिंटिंग की कोई वैल्यू नहीं थी। कल को अगर गवर्नमेंट फेल कर जाती है या कोई चीज खराब प्रॉब्लम आ जाती है, हिंदुस्तान नहीं एग्जिस्ट करता, जो मेरे को लगता नहीं ऐसा कभी होगा, तो उस समय ₹1 की वैल्यू कोई नहीं देगा, क्योंकि वो भारत सरकार इशू करती है। वो रुपए की पावर जो है किसी भी सरकार, बहुत सारी सरकारों ने अपने आके, उसे हम सीनियरेज मनी कहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो पावर उसके पास हमेशा है और वो कभी भी इंप्लीमेंट कर सकती है। पर उससे जो इंपैक्ट होता है वो एक आदमी के जो रुपए की वैल्यू होती है, परचेजिंग पावर होती है, उसके ऊपर होता है। आजकल हमारी जो परचेजिंग पावर है, हम पिछले 20-25 साल से टॉप 3 नेशंस में आते हैं वर्ल्ड में। हमारी जो GDP परचेजिंग पावर के बेसिस पे है, $12.5 ट्रिलियन की GDP है हमारी। तो मेरे विचार में उसके अंदर इतने डरने की बात नहीं। अब मैं जो एक कमेंट आपका जरूर और करना चाहूंगा, मैं 1 सेकंड लूंगा आपसे। रवि जी ने जो कहा था, जो एम्प्लॉयमेंट की बात करी, बहुत लोगों को चिंता कर रही है एम्प्लॉयमेंट की, और हमने भारतीय संस्थान में पिछले 5 महीने से हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं कि जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं, जब वॉर होती है या पेंडेमिक होती है या सुनामी आती है या अर्थक्वेक आते हैं, तो उसमें क्या होता है इकोनॉमीज के अंदर। मैं ह्यूमन ग्राउंड्स पे नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की नहीं बात कर रहा, मैं इकोनॉमिक ग्राउंड्स की बात कर रहा हूं। और हमें देखने को मिला कि विदिन 6 महीने से 1 साल के अंदर इकोनॉमी में एकदम से बबल बर्स्ट आता है, और अगले 2 या 3 साल तक वो बबल बर्स्ट जो है, इमीडिएटली जो ग्रोथ आती है, इम्पेटस आता है, वो रहता है। और इसी माध्यम से हम देखें तो IMF ने भी जो प्रोजेक्शन की है हिंदुस्तान के GDP की 1.9% जनवरी-दिसंबर 2020, फाइनेंशियल ईयर नहीं हिंदुस्तान का, कैलेंडर ईयर के बेसिस पे जनवरी-दिसंबर 2020 तक 1.9% की है, और अगले साल जो जनवरी-दिसंबर 2021 है उसके लिए 7.4% की है। मैं वर्ल्ड बैंक में काम किया हूं 20 साल पहले वॉशिंगटन DC में, तो मेरे को पता है कैसे नंबर्स को देखा जाता है, क्रंच किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कब डेटा आता है या कहीं से भी नंबर आ गया या कैसे भी कुछ बोल दिया, बड़ा सोच समझ के उनको बोलना पड़ता है। तो जो रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात है वो इमीडिएटली, दूसरा जो एक मीन रिवर्जन प्रोसेस होता है, जरूर जो लोग वापस गांव गए हैं वो सारे के सारे तो वापस नहीं आएंगे, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, कुछ वो आएंगे, और कुछ तो नए लोग हैं जिनकी जिज्ञासा रहती है आने के लिए हमेशा। क्योंकि हमेशा हिंदुस्तान क्या देखे, पहले हिंदुस्तान था, लोग हिंदुस्तान की तरफ भागते थे, एक समय ग्रीस था तो ग्रीस की तरफ भागते थे, यूके था तो यूके की तरफ भागते थे, अब US है तो US की तरफ भागते हैं देशों में, और शहरों के अंदर कैपिटल सिटी की तरफ भागते हैं। तो इस तरीके से जो भागना होता है लोगों का छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ, हमेशा लुभावना रहता है लोगों को जॉब और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। और 3 मई को जो प्रधानमंत्री जी ने पार्शियल लॉकडाउन खोला है, उसमें ऑलरेडी मेरी काफी सारी MSMEs के चेयरमैन से बात हुई है पिछले 2 हफ्ते में। उन्होंने कहा उन्होंने अपने ऑपरेशंस दोबारा रिवाइव करने का जो स्थिति है वो दोबारा शुरू कर दी है,
लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनकी जगह रिप्लेसमेंट ढूंढने शुरू कर दिए हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर उनका जो बिजनेस है, जो उनका कारखाना है, वो काम करना शुरू करे और पैदावार करके पैसा कमाना शुरू करे, बिकॉज उनको भी तनख्वाहें देनी है लोगों को, उनको भी वेलफेयर करना है, उनको भी अपना मार्केट में नाम जो उन्होंने लाखों काफी सारों दशकों से बनाया हुआ है उसको मेंटेन करना है। तो इसलिए अपनी कमिटमेंट्स को मेंटेन करने के लिए उन्होंने वो काम शुरू कर दिया है। और एक लास्ट पॉइंट जो रूरल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, आप जब हम देखा सीएमआई की डेटा आया नवंबर में, तो देखा कि काफी हद तक अर्बन से रूरल में मूव किए, रिटेल जो था वो मूव अप कर गया। क्यों मूव अप कर गया? जो यहां से बड़े बड़े शहरों से छोटे शहरों में गए, उनको आदत थी मार्केट में अपना मोबाइल से खरीदने की, चीजें खाने की, चीजें खरीदने की, पिक्चर देखने की, तो वो आदतें तो एक दिन में नहीं चेंज होंगी। आज तो जाके खेती बाड़ी तो नहीं कर सकते, चाहे वो किसान के बच्चे हो, उनको कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो वो नए उपाय शुरू हो जाएंगे वहां पे। अब जो रूरल अर्बन डिवाइड होता था वो हमें खत्म होता नजर आएगा, जो हम पिछले 60 साल 70 साल से बातें करते आ रहे हैं कि रूरल अर्बन डिवाइड रहता है, डिस्टिंग्विशन रहता है, वहां पे रूरल गांव है और शहर है। बिल्कुल वो चीज खत्म होती नजर आएगी, बिकॉज ये लोग जो बिल्कुल अमन, जो ये आपके पॉइंट्स हैं बिल्कुल तथ्यों के साथ हैं। और आपने जिक्र किया कि 20 साल पहले आप वर्ल्ड बैंक के लिए काम करते थे। हमें आपकी क्रेडिबिलिटी पता है, पर्सनली मैं आपको काफी फॉलो भी करता हूं, जो टिप्स आप देते हैं उनको सुनता हूं। नवीन का भी हम रुख करना चाहेंगे, नवीन का भी मैं रुख करना चाहूंगा। नवीन, मैं कुछ आंकड़े रखूंगा, उसके बाद जवाब आप ही दीजिएगा। जब पहली बार निर्मला सीतारमण आई थी तो उन्होंने जो ऐलान किया था पैकेज का, वो 7.35 लाख करोड़ का था। जब दूसरी बार आई तो ये जो रेशो था, यानी 5 लाख करोड़ का उन्होंने दूसरी बार जब वो आई, और ऐसे करते करते वो 4 बार आई, आज 5वीं बार था, सम अप किया गया। नवीन, जो राहत देश चाहता है, आपने अब ये 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली है, अब आज के लिए थोड़ा वक्त कम मिला होगा, लेकिन पिछली 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ क्या रहा? क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप इन चीजों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, और सबसे ऊपर हम लोग भारतीय हैं, हमारे सेंटिमेंट्स वैसे नहीं है जैसे यूएस में होते हैं या यूके में होते हैं। हमारे सेंटिमेंट जिसको हम नहीं भी जानते उसके प्रति भी बहुत होते हैं। जो सड़कों से तस्वीरें आ रही हैं मजदूरों को लेकर, जिस तरह से कल मैं खुद यहां पर सुबह 7 बजे पहुंचा, पहली खबर यह थी कि 24 मजदूरों की मौत हो गई, उससे हमने बुलेटिन शुरू किया था, पूरे दिन वही खबर चलती रही। ये तमाम पैकेजेस का ऐलान जो हुआ 20 लाख करोड़ का, इसकी राहत कब तक और कितनी, इसी की जरूरत थी देश को? रोहित जी, आपने जो मेरे सामने समक्ष रखी, इस इशू पे मैं कहना चाहूँगा, मैंने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, और इसका अगर निचोड़ निकालना हो तो मैं यही कहूँगा कि एक तो जितने भी मेजर्स हैं ये आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ फोकस्ड हैं, ये सप्लाई साइड की तरफ फोकस्ड हैं, कि एक तरीके से ये मैं कहना चाहूँगा कि एक विशियस सर्कल से निकाल के वर्चुअस सर्कल की तरफ निकालने की तरफ अग्रसर हैं। और मैं अगेन यही कहूँगा जो मैंने पहले कहा था कि ये रिफॉर्म्स मेजर हैं। अगर आज हम इसको, मतलब वी हैव टू सी एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट। तो आज एक्सपेक्टेशन क्या थी, अगर मैं देखूं तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि मुझे फिस्कल रिलीफ पैकेज चाहिए। मुझे इस समय जो है रिफॉर्म पैकेज की तरफ मैं नहीं देख रहा था, मैं इन 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को रिलीफ पैकेज की तरफ से देख रहा था कि आज जो लोग सड़क पे हैं, या जो ILO का जो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत में 40 करोड़ लोग पॉवर्टी में दोबारा और चले जाएंगे, तो उनको कैसे बचाया जाए। मैं देख रहा था कि जो लोग सड़क पे चल रहे हैं उनको कैसे रिलीफ मिले, वो कैसे घर पहुँचे, और घर जाके, क्योंकि उनका सारा जो परिवार है, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डे टू डे अपने खाने पीने का बना रखा था, वो तो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बना रखा था, वहाँ जाके कैसे शुरू करें। और ये जितने भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो प्रपोजल्स हैं, इनमें फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया है कि इनका रिलीफ आते आते 1 साल लग जाएगा। और काफ़ी कुछ जो मेजर हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ क्रेडिट गारंटी जो सरकार दे रही है, और वो बैंकों के माध्यम से जो लोन देने की बात हो रही है उस पे है।
तो मतलब अगर सम एंड सब्सटेंस में देखूं तो अगर 20 लाख करोड़ में से कहूं तो डिमांड साइड पे जो फोकस है वो 5% है इस पूरी पैकेज का, और बाकी 95% जो है 90 से 95% वो सारा का सारा फोकस जो है सप्लाई साइड पे है। उसका पहले तो इम्पैक्ट बिजनेस पे आते आते बिजनेसेस डिसीजन लेंगे, अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, बैंकों को अप्रोच करेंगे, बैंक अपनी प्रपोजल्स को कंसीडर करेगा, अपने बोर्ड में लेके जाएगा, फिर उस पर कंडीशंस लगाता है, चार्जेस क्रिएट होंगे और उसके बाद वो सारे बेनिफिट्स बिजनेसेस को जाएंगे, फिर बिजनेसेस प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो करते करते उसके अंदर काफ़ी समय लगेगा। मैं इसको अगर एक सरल भाषा में कहना चाहूँ तो इट इज़ जस्ट लाइक कि भाई किसी आदमी को हार्ट अटैक हुआ है, वो ऑपरेशन थिएटर पे है, तो इस समय मतलब रिफॉर्म्स को मैं लूँगा कि स्वास्थ्य वर्धक जो मेजर्स हैं, जब डॉक्टर उसको बोले कि भाई अब आप सुबह सेहत बनाने के लिए वॉक शुरू कर दीजिए, अच्छा खाना खाना शुरू कर दीजिए और तला हुआ खाना बंद कर दीजिए, ये सब रिफॉर्म्स मेजर और इस सारों को मैं कहूँगा ये इस तरीके से है। बट इस समय जो इकॉनमी को, इस समय जो मेरे 40 करोड़ वर्क फोर्स है जो ILO कहती है कि जो पॉवर्टी में चली जाएगी, उसको इस समय स्वास्थ्य वर्धक उपायों की जरूरत नहीं थी, उसको जरूरत थी कि मैं किस तरीके से इस हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से, इस ऑपरेशन थिएटर से बाहर आऊं। तो उसके अंदर हैं प्रोविजंस, बट वो 10% ही हैं। इस समय उसकी ज़्यादा जरूरत थी। इस समय डिमांड साइड को मुझे ज़्यादा केटर करने की जरूरत थी, जिसपे 10% का फोकस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और उसके बाद बैंक भी मैं कहूँगा आज, क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि काफ़ी RBI ने भी जनवरी फरवरी से ही मेजर्स अनाउंस करने शुरू कर दिए थे, जिससे बैंकों के पास पहले ही सरप्लस लिक्विडिटी है। लेकिन आज बैंकों से हम बात करें तो बैंक कंफर्टेबल हैं कि रिवर्स रेपो ऑपरेशन को यूज़ करते हुए मैं मात्र 3-4% जो भी रेट है उस पे RBI के पास पैसा प्लेस करना वो ज़्यादा सेफ समझ रहे हैं रेदर देन लोन देना। तो उस जो एक फियर फैक्टर भी बैंकों में है कि इस सिचुएशन में अगर हमने लोन दिया तो वो वापस नहीं आएगा, और ऊपर से सरकार की क्रेडिट गारंटी है, तो बैंक से अगर बैंकों से हमारी बात होती है तो उनके मन में वो भी एक फियर है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए किस तरीके से ये बैंकों को जो हमारे पास लिक्विडिटी है, और काफ़ी 20 लाख करोड़ में से काफ़ी बड़ा पैकेज ऐसा है जो बैंकों के माध्यम से इकॉनमी को और इस सिचुएशन को केटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तरीके से दीज आर ऑल मेजर्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन मैनी फैक्टर्स। तो किस तरीके से असर आएगा वो देखने की बात है। लेकिन इस समय रिक्वायरमेंट डिमांड साइड को हिट करने की थी कि लोगों के हाथ में सीधा पैसा पहुंचे, वो 10% इस पैकेज का है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। अब ये देखने की बात है वो 10%, क्योंकि अगर एक लेवल होता है जब खाली हो चुका हो, अगर आदमी भूखा हो तो वो कितना तो उसके अंदर उसको खाली उस पुरानी भूख को केटर करने के लिए जाएगा, और उसके बाद वो एडिशनल हेल्थ बिल्डिंग के लिए देगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो देखने की बात है। बट यस, जहाँ से मैंने शुरू कहा था, इट्स लाइक अ पैकेज ऑफ सेंटा क्रोस बैग, जिसके अंदर सबके लिए सब कुछ है। बट मेरी क्या रिक्वायरमेंट थी वो देखने की बात है इस समय। अमन कुछ कहना चाहेंगे आप? आपने पूरी बात सुनी, मैंने इसलिए पूरा मौका दिया नवीन को। नवीन साहब ने अलग अलग एक्सपेक्ट्स पर बात करी, इस पर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो। अमन जी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उसको एनालाइज किया है, और मैं मना नहीं करूंगा, उसमें ऐड ही करना चाहूँगा। एक चीज़ जो ज़रूरी देखने की है कि डिमांड सब साइड जो होती है, और ये काफ़ी सारे लोगों की, इकोनॉमिस्ट की, विपक्ष की डिमांड रही है कि डिमांड को किया जाए। जो मैंने आपको कहा, मिठाई बांट के डिमांड जनरेट की जा सकती है और उस पैसे को बांटा जा सकता है, पर आप एक ही बार कर सकते हैं, बार बार उस पैसे को नहीं दे सकते हैं। इस सरकार ने एक DBT तो किया ही है, थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र किया है, खाना भी दे रही है, वो भी देने की कोशिश की। ये जो रेल यात्रा की है, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया, सेंटर 85% बियर करेगा, 15% स्टेट बियर करेगी उस ट्रेन का भाड़ा। वो एक आम आदमी नहीं करेगा, उसको खाना भी मिलेगा जाते हुए। जब वो अपने घर में पहुंचेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा, वहाँ पे फिर अपना काम वाम या कुछ और काम भी शुरू करेगा, तो नेचुरली वो डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पे तो बैठा हुआ था, किसी भी शहर में बैठा हुआ था, कुछ नहीं, क्वारंटाइन में बैठा हुआ है, कमरे में बैठा हुआ है, सुबह खा रहा है, शाम को खा रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर जब वो माइग्रेंट वर्कर अपने गांव जाएगा, शहर जहाँ जाएगा, चाहे वो खेती बाड़ी करता था, लेबर का काम करता था, वो शुरू करेगा,
तो मेरे विचार से वो डिमांड उसके अंदर ग्रोथ होगी। हमें देखने का जरूरी है कि डिमांड सिर्फ पैसा बांटने से नहीं आती है, डिमांड का जो फ्रेमवर्क क्रिएट करने की बात है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज की बात की जा रही है, मेडिकल टेस्ट की बात की जा रही है, वो भी तो सरकार पैसा देने को तैयार हो रही है कि उसमें पैसा देंगे हम करेंगे। अब और किट्स आ रही है उनको यूज करने की बात हो रही है। अब ये जो इंडस्ट्री को ओपन किया जा रहा है उससे भी तो अल्टीमेटली डिमांड जनरेट होगी ना, ये तो है नहीं कि डिमांड जनरेट नहीं होगी। और जब सागर मंथन होता है तब सब कुछ थोड़ा साफ साफ होता है, चीजें होती हैं। और सागर मंथन के समय जो क्लियरिटी की जाती है, जैसे अब एक वन राशन कार्ड की बात की जा रही है ताकि डायरेक्ट सप्लाई हो सके, कहीं किसी स्टेट के अंदर इन्फ्लुएंस ना आए कल को कि इस पार्टी की स्टेट है या उस पार्टी की स्टेट है, वो सेंटर डायरेक्टली हर एक को राशन कार्ड, एक सिंगल राशन कार्ड देके लोगों तक पहुंचाए माल, और कोई प्रॉब्लम हो तो करे। मेरे विचार में सरकार कोशिश कर रही है। एक मैं जैसे पहले कहा एक चैनल पे भी कि सरकार और जो एक सिविलियंस होते हैं या कंपनीज होती हैं, उनका रोल एक माता पिता और बच्चों की तरह होता है। माता पिता कितना भी करें बच्चों के लिए, बच्चों की उनकी एक्सपेक्टेशन कि हम तो चाहते हैं, वो हमेशा बढ़ी रहती हैं। ये देखिए से बच्चे कितना भी काम करें और कितना भी अपनी एफिशिएंसी दिखाएं, माँ बाप चाहते हैं कि और ज्यादा वो प्रोडक्टिव बने। तो ये जो एक रिलेशनशिप सरकार और एक लोगों के लिए बीच में रहता है, ये एक माता पिता और बच्चों के बीच वाला रोल है। और हमें मांगना ही पड़ना जरूरी है जो मांग रहे हैं। उधर सरकार जितना कर सकती है, उनकी क्षमता है, वो कोशिश कर रही है। इसीलिए निर्मला सीतारमण जी ने ये बड़ा कहा कि मैं इसके अंदर अभी पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर नहीं जा रही हूं, हम जितना कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे। पहले 20 लाख करोड़ की बात करी, आपने देखा 20 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। बैंक आरबीआई ने भी कहा है कि मेरे को अगर क्रेडिट लिमिट बढ़ानी पड़े, चाहे स्टेट्स को लोन देने के लिए चाहे औरों को लोन देने के लिए, वो करेंगे। ये प्रॉब्लम जो इन्होंने नवीन जी ने कहा कि बैंक पैसा देंगे नहीं देंगे, इसको दो तरीके से रिजॉल्व किया। एक तो सबऑर्डिनेट लोन देके, वहां पे कोई कागजी कार्रवाई नहीं देनी, 1 साल तक आपको अगर नहीं भी देते हैं तो मॉनिटरियम रिलीफ दिया गया। दूसरी चीज, निर्मला सीतारमण जी ने फरवरी के अंदर भी इसको आइडेंटिफाई किया कि आरबीआई ने इतने सारे रेट कट किए पिछले 1.5 साल के अंदर और वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। और आपने देखा होगा बैंकों को मर्जर करके, इसीलिए अब इन्होंने बात करी कि हम पीएसयूज को मर्ज कर दें ताकि जो फैसिलिटीज पहुंचनी है एफिशिएंसी ला सकें, कॉस्ट रिड्यूस कर सकें और अल्टीमेटली हम एक आम आदमी का भार जो है उसको बेनिफिट है वो पहुंचा सके। इसीलिए वो कर रहे हैं। नहीं तो पब्लिक सेक्टर बढ़ता रहे, अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, खर्चा भी बढ़ेगा सरकार का, लोग भी अपना पैसा बनाते रहेंगे थोड़े बहुत जो बना रहे हैं, और एफिशिएंसी चाहे हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ना है। पर यह सरकार चाह रही है कि हम किस तरीके से कॉस्ट कंट्रोल करके हम वो पैसा रीएलोकेट करके चीज लोगों तक बेनिफिट पहुंचा सकें। तो मेरे विचार में डिमांड सप्लाई साइड पे फोकस है, बट दोनों चीजों को, सप्लाई साइड और डिमांड साइड को, दोनों को साथ लेके, सिर्फ डिमांड जनरेट करके नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली ये आता है कितना लोगों तक पहुंचा पाएगी। अब कितना भी राहत दे दें, फिर कहेंगे कि 500 रुपए काफी है क्या, 1000 रुपए काफी है क्या, कल को कहेंगे 5000 रुपए काफी है क्या। मेरे विचार में ये धारणा जो है गलत रहेगी। आज मेरे को याद है वेनेजुएला के केस में बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वेनेजुएला बड़ा रिच कंट्री था, ऑयल रिच कंट्री था, और वहां पे सरकार ने निर्धारित किया कि हम इतने रिच हैं कि हमें खाने और पीने की जरूरत नहीं है, तो लोगों को कहा आप काम करना बंद कर दीजिए, हम आपको डायरेक्ट पैसा देंगे, आप पैसा लीजिए, खाना लीजिए, एंजॉय करिए। और अब क्या पोजीशन है उसकी, वो बैंकरप्ट कंट्री हो गया है मेजरली, उसको मेजर प्रॉब्लम आई हुई है। क्यों? अब लोगों को आदत ही नहीं काम करने की। तो हम ऐसी हैंडीकैप सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं कि लोगों को इतना पैसा दे दें कि वो काम ही करना भूल जाएं। अभी ये सिचुएशन आने लग गई है। जो एमएसएमईज हैं वो भी डर रहे हैं कि भैया वो तो कह रहे हैं कि सर हमें तो आप सैलरी देंगे ही देंगे। फॉर्चुनेटली कोर्ट ने तो कह दिया कि ये जरूरी नहीं है कि दें, बट जब ये आ जाएगा कि मेरे को तो सैलरी मिलेगी मिलेगी। आज भी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में सर्वे आया है जिसमें 33% लोगों ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि लॉकडाउन चलता ही रहे, ये सैलरी तो मिलती जा रही है, क्या करना है हमें, अपना बैठे रहेंगे घर पे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे। तो मेरे विचार में ऐसी धारणा लेके जहां सरकार बांटती रहे पैसे और हम लोग बैठे खाते रहे, अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान हमेशा आत्मनिर्भर रहा है। निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में कहा हम एक एंटरप्रेन्योर्स का देश है। 50 साल की हिस्ट्री है, 10,000 साल की। पहली यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में बनी 350 बीसी के अंदर। 10,000 स्कॉलर, 2,000 स्कॉलर्स और 10,000 स्टूडेंट्स उस समय होते थे। मेरे विचार में एंटरप्रेन्योरशिप की कोई कमी नहीं है, लोगों को काम करने की शुरू नहीं है। और ये जो लोग माइग्रेंट वर्कर वॉक कर रहे हैं, ये सर्वाइवर्स हैं। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवर्स के ऊपर, जो ऑस्ट्रिच के ऊपर बेस्ड है कि जो सर्वाइवर होते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, जो सर्वाइवर नहीं होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ये हिंदुस्तान की जो आम जनता है ये सर्वाइवर है, अपना काम, अपना खाना पीना, अपना ध्यान रखना अच्छी से जानती है। सरकार को ये देखना है कि हम किस तरीके से इनकी लाइफ खुशहाल अच्छी बना सकते हैं। और मेरे विचार में
सरकार कोशिश कर रही है इन डिफिकल्ट टाइम्स में, हिंदुस्तान में नहीं, इवन बाहर के देशों को मेडिकल सप्लाईज और केमिकल दे दे के और फूड सप्लाईज पहुंचा के कोशिश कर रही है, लोगों को वापस ला के कोशिश कर रही है। हमें साथ देना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, एक माइंडसेट बना के रखना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या मिल सकता है। मैं ये मना नहीं करता हूं कि हम मांगे ना रखें, पर एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के साथ मांगे रखें। हम बताएं कि सरकार क्या और कर सकती है कि हमें इस तरीके से बेनिफिट करे। ये कहे कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, बच्चों की तरह हटकले लगा के मेरे विचार में अच्छा रास्ता नहीं है किसी भी देश के लिए और सरकार के लिए। नवीन, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, 2 घंटे तक आप भी हमारे साथ बैठे हुए थे, हम तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। आत्मनिर्भर शब्द का कई बार जिक्र किया निर्मला सीतारमण ने। इसके साथ ही ये भी कहा कि आपदा को अवसर में बदल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये निर्मला सीतारमण ने कहा। एज एन इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री के तौर पर इन तमाम 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद क्या आप यानी नवीन गुप्ता ये कह सकता है कि वाकई आपदा को अवसर में बदला गया है? रोहित जी, जो आपने इशू रेस किया, मैं अगेन यही कहूँगा कि एवरीथिंग हैज़ टू बी सीन इन कॉन्टेक्स्ट। आज हम किस प्रतिपक्ष, किस बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, आज मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी जो मैं 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुना। मैं दोबारा कहूँगा, मैं सारियों को सुना, जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो रिलीफ मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहा था, ना कि एक रिफॉर्म्स पॉलिसी, ना कि एक एफडीआई पॉलिसी, ना कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने शुरुआत भी ये की कि इट वाज लाइक अ बैग ऑफ सेंटा क्रॉस, जिसमें सबके लिए सब कुछ था। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, बट मैं बार बार ये कह रहा हूं इस समय जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि लोग जो सड़कों पे चल रहे हैं वो घर पहुंचे। और जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि वो घर पहुंचेंगे, वहाँ खाना भी खाएंगे, डिमांड भी क्रिएट होगी, बट आज हम सड़कों पे उन लोगों को चलते हुए देख रहे हैं। ये क्या बात मैं बीच में हमें ये कमेंट करना लगता है चाहूंगा किसी को भी? अगर वो सही सलामत घर पहुंच गए तो मैं इसी चीज पे कहना चाह रहा हूं कि क्या हमें, यही रोहित भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि क्या हमें ये देख के कि वो जो सड़कों पे चल रहे हैं आज उस पोजीशन में है कि वो घर पहुंचे, पहली बात, और घर पहुंच के क्या वो इस पोजीशन में है कि इस देश को एक अच्छी डिमांड दे सकें। और इस समय जो तीसरी बात है कि एक आदत पड़ने की कि घर पे बैठ के, खाली बैठ के आदत पड़ेगी, उसका तो सवाल तब आता है जब वो खाली बैठने की पोजीशन में हो, जब वो घर पहुंचे और उसके बाद सरवाइव करे। इस समय बात जो हो रही है वो सर्वाइवल की हो रही है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए देने की हो रही है कि 3 महीने 4 महीने तक का उसको पर मंथ जो जनधन अकाउंट्स हैं और इस तरीके के जो और अदर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की बातें हैं वो ज़्यादा की जाती। उसके ऊपर जो मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात को इस तरीके से ना ले कि मैं कह रहा हूँ कि सालों साल उनको बैठा के देने की ज़रूरत है। इस समय इंडस्ट्री को भी डिमांड की ज़रूरत है। मेरी भी काफ़ी इंडस्ट्री में बात होती है, काफ़ी जगहों पे यही प्रपोजल्स गए हुए हैं कि जी इंडस्ट्री को बाद में चलाइएगा, पहले बाज़ारों को खेलिए, पहले ये करिए कि लोग डिमांड क्रिएट करें, क्योंकि सामान बनता रहेगा और उसके बाद वो स्टॉक में पड़ा रहेगा तो दूसरी प्रॉब्लम लिक्विडिटी की आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल स्ट्रक हो जाएगी और इससे बैंकों को भी एक ये चिंता है कि वो माल बिकेगा कैसे। आज माल बनाना तो बहुत आसान काम है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बैंक पैसे भी दे देंगे, माल बन भी जाएगा। और हिंदुस्तान में हमेशा एफडीआई आई है बिकॉज यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी परचेजिंग पावर है, इसी की वजह से एफडीआई भी आई है। और हम लोगों ने जो तरक्की करी है 1991 के बाद, इसी चीज़ को कैनवस करते हुए करिए कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूथ पॉपुलेशन, एक बड़ी मिडिल क्लास है जिसके पास बहुत बड़ी परचेजिंग पावर है। तो जो सरकार का सारा फोकस है एफडीआई की तरफ, जो वेरियस सेक्टर्स खोले गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आए, तो वो तभी आएगी जब हमारे यहाँ डिमांड हो, हमारे यहाँ परचेजिंग पावर हो। और परचेजिंग पावर जो है इन्हीं लोगों के हाथ में है जो आज सड़कों पे हैं। इनको घर पहुँचाया जाए, इनके हाथ में इतना दिया जाए कि वो सर्वाइव कर जाएं। और आगे मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक बारी वो सर्वाइव कर जाएंगे तो उसके बाद फैक्ट्रियों में काम करके जो ये पॉलिसी है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं एफएम ने खुद माना है कि इनका असर आते आते 1 साल लगेगा, बट इस 1 साल के लिए सर्वाइव कराने के लिए जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स
और डिमांड साइड को फोकस करने की बात की मैं बात करता हूं, जिस पे मैं कहता हूं कि 10% फोकस है, 90% जो है अगेन क्रेडिट गारंटीज का है, जिस पे अगेन बैंक पैसे देंगे। किस तरीके से वो खुद ही मतलब आज असमंजस की पोजीशन में है ओवरऑल इकोनॉमी को देखते हुए, और एक डर का माहौल है कि हम लोन दें या नहीं दें। और हम देखें पिछले 4 महीने में जितना आरबीआई के पास रिवर्स रेपो में बैलेंस बढ़ रहा है, ये एक चिंता की बात है, जिसको देखते हुए ये सारी पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो हैं सक्सेस होने के लिए काफ़ी कंटिंजेंसीज हैं जिस पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल नवीन, कई बातें आपने ऐसी कही हैं, उसमें मालवीय पहलू भी हमें नजर आया। इकोनॉमिस्ट तो आप हैं ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप है ही। अमन अग्रवाल जी लगातार हमारे साथ हैं। अमन, कई बातें हम पूरा 2 घंटे तक हम बैठे हुए थे, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सुन रहे थे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात यहाँ पर हुई, इसके साथ साथ किस तरह से उसमें प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है। और हम लोग तो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काम है हमारा। लोग हमसे पूछते हैं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को इतना ज़्यादा हावी बना रही है, तो ये कितना लॉजिकल है, कितना प्रैक्टिकल है? क्या यही वक्त की मांग है, परिस्थितियों की मांग है? अभी परसों मैंने एक सेक्रेटरी एजुकेशन को भी इंटरव्यू किया था, अपने एसेंस ऑफ लाइफ एक प्रोग्राम हम रन करते हैं हर रोज 12 बजे, और उसमें उन्होंने भी ये कहा कि सरकार को उसी बिजनेस में होना चाहिए जिसमें सरकार का रोल है जी। जो बिजनेस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकती हैं उनको उसमें दे देना चाहिए, ताकि वो उसको एफिशिएंटली रन करके लोगों तक सुविधाएं पहुंचा सकें। तो ये जो एक डिसीजन मेरे विचार में आज बड़ा वेलकमिंग देखने को मिला, जो उन्होंने कहा कि हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, किनको कम करना है, बिकॉज एक एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए बहुत पहले अगर आपने सुना स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज एफिशिएंट, तो उसकी बात शुरू हो गई थी। लार्ज होना जरूरी नहीं है। इस सरकार की मुहिम 2014 से रही है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर को ना बढ़ाएं, गवर्नेंस को बढ़ाएं, इफिशिएंसी लाएं गवर्नेंस के अंदर। इसके लिए हमें अपना महकमा बढ़ाने का फायदा नहीं है। हम अगर पीपीपी मोड के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में खोलें या और तरीकों से करें तो उस तरीके से कोशिश करें। और जहां तक डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, ये सरकार तो ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं कर पाई है, पर जो पिछली सरकारों ने डिसइन्वेस्टमेंट की थी उनका भी यही फोकस रहा होता था कि ये बिजनेस में से हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम एक सिर्फ रेगुलेटर की तरीके से या एक नियंत्रण बनाने के तरीके से रखना चाहते हैं उस जगह पे, हम उस बिजनेस में नहीं घुसना चाहते हैं। तो वो एक चीज़ देखते हुए मेरे विचार में ये एक अच्छा कदम है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो लोग काम कर रहे हैं वो तो इससे नहीं खुश होंगे, बिकॉज उनको एक कंफर्टेबल सैलरी, कंफर्टेबल इनकम मिल रही होती है, और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हो सकता है 8-8, 10-10 घंटे काम करना पड़े आज की समय, तो वो तो इतने खुश नहीं शायद हो इस बात से। बट ये देश के लिए और देश की जनता के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि देश को ये भी समझना जरूरी है कि रोजगार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी। रोजगार का मतलब है कि मैं कैसे अपनी क्षमता बना सकता हूं कि मैं काम करूं, अपने घर वालों के लिए प्रोवाइड करूं, कल के किसी प्रॉब्लम के लिए मैं कुछ पैसा सेव कर सकूं। और पिछले 5 साल में भी अभी भी हमारा सेविंग रेट करीबन 30% के आसपास है हिंदुस्तानियों का। मतलब ये सरकार का नहीं कह रहा हूं मैं, जो एक आम आदमी होता है उसका जो सेविंग होता है करीबन 30% वो अभी भी सेव कर पाता है। जबकि आप देखेंगे कि पिछले 2 सालों में काफ़ी सारी डिफिकल्टीज अलग अलग क्षेत्रों में आई हैं, क्योंकि एनपीओ पे कड़ी निगरानी की गई, एनपीए रोके गए, तो जो इजी पैसा मिल रहा था कंपनियों को जो बांट रहे थे उसमें कटौती आई है। काफ़ी सारे लोगों की सैलरीज भी कट हुई हैं और अब भी हो सकता है कट होने की उम्मीद हो, क्योंकि ऐसे जब सिचुएशन आई 2007-8 में आई, सुनामी आया 2004 में, तब भी देखने को मिला कि काफ़ी सारी कंपनियां जब ऐसी सिचुएशंस में से निकलती हैं तो उसमें जो है कट ऑफ सैलरीज होता है, पर सस्टेनेबिलिटी रहती है, लोग नौकरी पे रहते हैं, लोग काम करते हैं और नए नए चीज़ें इवॉल्व होती हैं, नए नए सिस्टम्स इवॉल्व होते हैं, नए नए मार्केट्स इवॉल्व होते हैं। अगर आप कल की प्रेस रिलीज को ध्यान दें तो उन्होंने बात किया कि किस तरीके से हम मार्केट्स को लिंक करेंगे, एमएसएमईज को लिंक करेंगे, हम कैसे उनको ई-नैम, और हम सरकार का जो जेम प्रोग्राम है, जो जेम कंपनी है, उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से शुरू किया था उसको ऑनलाइन प्रोडक्ट उनके बेचने के लिए। अब वो उसको शायद ओपन करना चाहते हैं कि बाकी लोग भी आके, इवन किसान जो है उसके माध्यम से जो है अपना पैदावार बेच सके। और तो मेरे विचार में ये जो नई नई चीजें, रिफॉर्म्स एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ है, वो हमें करना जरूरी है साथ साथ। जी अमन, आप कंटिन्यू कीजिए।
हाँ जी, तो वो जो रिफॉर्म्स हैं वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ है। कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसमें किस तरीके से हम एवोल्यूशन करें, इवॉल्व करें। और इस समय जो लोग हैं, आम आदमी हैं, बहुत इवॉल्व कर रहे हैं। मेरी जितने लोगों से बात हो रही है, करीबन 40-50 लोगों को मैंने इंटरव्यू किया उस प्रोग्राम में, और उसमें मेरे को देखने को मिला कि लोग खुश हैं। मैंने अलग अलग देशों में लोगों से बात करी कि चाहिए कोविड जरूर आया है, पर इससे लोग जो है, लोगों के अंदर जो हैप्पीनेस है, एक अपने साथ बैठने की बातें हैं। अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने, एक लड़का 22 साल के बाद अपने गांव वापस पहुंचा। वो कोविड की वजह से 22 साल तक पहुंचा ही नहीं, माँ बाप ने उसकी शक्ल नहीं देखी। आप ये सोचिए कि बच्चा पैदा करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, और वो अपने बच्चे को देख ही नहीं पा रहे कहां पे है, क्या कर रहा है। 22 साल के बाद वो अपने गांव में वापस पहुंचा, चाहे वो डर के मारे भाग के पहुंचा, चाहे जॉब छूटने के मारे पहुंचा, कम से कम माँ बाप को उसकी शक्ल तो देखने को मिली। ये एक उसकी खुशी का माध्यम नहीं है। सारी चीजें सिर्फ पैसा कमाने और रोटी कमाने से नहीं है। हिंदुस्तान तो एक, कोई भी आदमी रोटी ना खाने से नहीं मरता, ज्यादा रोटी खाने से मरते हैं हम लोग। जितने भी हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि हम इतना ज्यादा खाते हैं, बाहर मार्केट में जाके खाते हैं, कहीं इतने खाते हैं, उधर खाते हैं, इसलिए नहीं ज्यादातर लोग पहुंचते हैं कि उनको आज एक वक्त की रोटी खाने को नहीं मिली। और मेरे विचार में सरकार जो कोशिश कर रही है, जो चीजें लाने की कोशिश कर रही है, जो सेटअप बनाने की कोशिश कर रही है, जो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है, जो करप्शन को कम करने की कोशिश कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के थ्रू। पहली बार 2 हफ्ते पहले मैंने सुना कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने कोई रिपोर्ट निकाली और उसको सरकार ने इमीडिएटली रोका, और क्योंकि इस समय था, डिफिकल्ट टाइम था और लोगों के ऊपर भार पड़ने वाला था, उन्होंने उन सबको बर्खास्त कर दिया। मैंने आज तक पिछले 30-40 साल में नहीं सुना कि इनकम टैक्स ऑफिसर को बर्खास्त किया गया हो। और 1 साल पहले भी करप्शन के चार्जेस पे करीबन 24-25 को बर्खास्त किया था, उनको सस्पेंड किया गया था। मेरे विचार में जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि एक वो बहुत बहुत बड़ी कॉस्ट है एक आम आदमी के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने के तरफ पोस्ट ऑफिसेज ने, मैंने पोस्ट ऑफिस बैंकिंग की बात 12 साल से कर रहा हूं, लोकसभा टीवी पे, राज्यसभा टीवी पे, ऑल इंडिया रेडियो, आपके चैनल पे भी काफी बात करी मैंने, और मैं बड़ा खुश हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले पोस्ट ऑफिस बैंकिंग की बात करी। अगर आप देखें तो उन्होंने बताया कितने हजार रुपए पोस्टमैन ने लोगों के घरों तक पहुंचाए हैं अलग अलग टाइम पे। जहां कोई बैंक काम नहीं कर रहा, जहां बैंक में ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोग बैठे हुए हैं और बाहर ताला लगा रखा है, बंद कर रखा है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो अंदर है या नहीं है। आप जाएं तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये हाल हो रहा है सरकारी बैंकों का। पोस्ट ऑफिसेज, पोस्टमैन लोगों के घर तक पहुंच के पैसा पहुंचा रहा है। तो ये सरकार का मुहिम नहीं है, ये एक आम आदमी का मुहिम नहीं है, ये एक अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने का, उसके अंदर खुशहाली लाने का मुहिम नहीं है मेरे विचार में। और सरकार ये जानती है कि ये बैंकों के अंदर बदमाशी क्या हो रही है, इसीलिए उन्होंने सबऑर्डिनेट निकाला क्लॉज, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कल को एमएसएमई जाएगा, उसकी बैलेंस शीट तो अभी अच्छी नहीं है, पहले भी थोड़ा स्लो डाउन था, मंदी थी, ऊपर से अभी कोविड की वजह से धंधा बंद हो गया, तो वो बेचारा अपनी बैलेंस शीट क्या दिखाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट भी नहीं बनाई होगी उसकी अभी, तो वो कहां से दिखाएगा बैलेंस शीट और कैसे लोन लेगा। तो उन्होंने सबऑर्डिनेट लोन की बात करी, जहां पे कोई भी कागज कार्रवाई देने की जरूरत नहीं होती है, आप एक लिमिट तक पैसा ले सकते हैं, चाहे वो वर्किंग कैपिटल के लिए हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए हो, वो पैसा लेके कर सकते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि हो सकता है उसकी माली हालत ना हो कि वो कुछ पैसा इमीडिएटली वापस दे पाए, बिकॉज जैसे ही आप पैसा लेते हैं ईएमआई टाइप की फॉर्मेट में, या पैसा आपको हर महीने 2 महीने में वापस करना होता है बैंक को, नहीं तो पेनल्टी लगती है, जैसे क्रेडिट कार्ड पे या लोन्स पे लगती है। उसको माफ करने के लिए 1 साल का मॉनिटोरियम उन्होंने दिया, 6 महीने का नहीं दिया, 3 महीने का नहीं दिया, पूरा 1 साल का दिया कि आप 1 साल तक उसको इस्तेमाल करिए, देखिए इंटरेस्ट लगेगा बट आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। मेरे विचार में ये सारी चीजें डिमांड जनरेट करने की बात है। डिमांड जनरेट सिर्फ लोगों को पैसा देने से नहीं होता है। जब आप एक किसी को सक्षम बनाते हैं, एक कंपनी को सक्षम बनाते हैं, उसमें 5, 10, 15, 50, 100 लोग काम कर रहे हैं, उनके हाथ में जब पैसा जाएगा, और जहां प्रोडक्शन की बात करी नवीन जी ने, बड़ी अच्छी बात की, पर मैं कहूंगा प्रोडक्शन के मामले में, अगर बिस्किट ही नहीं बनेगा तो मैं बिस्किट खाऊंगा कैसे, अगर दूध ही नहीं बनेगा तो मैं दूध पीऊंगा कैसे, अगर ग्लास ही नहीं बनेंगे तो मैं ग्लास कहां से लाऊंगा, अगर जो है अनाज ही नहीं खितान बना दिया और वो पैकेट में पैक नहीं होगा, मार्केट में नहीं आएगा, तो मैं अनाज खाऊंगा कहां से। तो अगर ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जो सप्लाई चेन डिस्फिशिएंसीज आ जाएंगी, मैं पैसा भी दे दूंगा लोगों को, तो जाके कहां से खाएंगे। फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन बिल्टअप होगा एकदम से, जो चीज 10 रुपए की है वो सीधा 100, 150, 200 रुपए की हो जाएगी। जैसे हमने देखा मास्क के अंदर होना शुरू हुआ था, शुरू में सरकार ने उसको निर्धारित किया, आज मैं 10 रुपए का मास्क खरीद सकता हूं जाके मार्केट से, पर बीच में
जब मास्क खरीदने जाता था, शुरुआत हुआ वही 10 रुपए की चीज 400, 500, 600 रुपए की होने लग गई थी। तो मेरे विचार से ये प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू करना, चीजें शुरू करना जरूरी है। अब आप मीडिया हैं, आप लोग एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, आप लोग डिफिकल्ट टाइम्स में काम कर रहे हैं, तो आपको भी मालूम है आप लोगों को प्रोडक्शन करने में, चीजें करने में कितनी डिफिकल्टी आ रही है, जबकि फिर भी आप लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। बट अगर आप लोगों फुल स्पिन हो, अलाउ किया जाए, सिक्योर अपने आप को कंटेन करके जो प्रिकॉशन सरकार कह रही है वो लेके काम करने दिया जाए, तो आप लोगों की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो कंपनियां आपको पैसे देती हैं, एडवर्टाइजमेंट देती हैं, वो भी आएंगी। अभी तो सब कंपनियां बंद है, वो कहां से पैसा देंगी या क्या एडवर्टाइजमेंट देंगी आपको, या कोई और काम कैसे देंगी, आपके पास भी न्यूज कैसे आएगी, कोई चीज बन नहीं सकती है। तो मेरे विचार में ये चीजें होना साइमल्टेनियसली जरूरी है। डायरेक्ट बेनिफिट भी, क्योंकि सिर्फ 34 लाख करोड़ अकाउंट खुले हैं, उसमें सारे गरीब नहीं आते हैं, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक करने की सरकार ने मुहिम शुरू करी थी। और मेरा फोर्ब्स मैगजीन में भी इंटरव्यू हुआ था, यूएस की जो फोर्ब्स मैगजीन है, और मैंने कहा था बड़ी अच्छी मुहिम है, इसमें कोई प्राइवेसी का मेजर इशू नहीं है, बट क्योंकि उसको कोर्ट के माध्यम से रोक दिया गया था, पर अब सरकार वापस कोशिश कर रही है, तो वो सब लोगों को लिंक नहीं कर पाए थे। अगर ये राशन कार्ड आधार के थ्रू लिंक करके करेंगे, तो मेरे विचार में ज्यादातर जो गरीब, बिकॉज राशन कार्ड के थ्रू, अब जैसे मैं तो काफी साल से राशन कार्ड से नहीं सामान लिया है, राशन कार्ड मेरा बना हुआ है, पर मैंने नहीं लिया है बिकॉज मेरे को वो जो फैसिलिटी है, जो वो कंसेशन दे रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है सरकार से। मेरी तनख्वाह इतनी है कि मैं अपने आप को सस्टेन कर सकता हूं। वो लोग जिनको बेनिफिट चाहिए उनको मिल सके, गैस के माध्यम में हमने देखा सरकार ने किया, जो लोग नहीं चाहते थे हमने भी अपना रिलीफ दिया कि हमें नहीं चाहिए, आप जिसको चाहिए उसको दे दें। तो सरकार पूरी तरह डायरेक्ट बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है, बट लोगों को जुड़ना होगा, लोगों को इस मुहिम में आना होगा। बहुत अच्छी सेइंग थी जो अमेरिका के अंदर एक प्रधानमंत्री, उनके प्रेसिडेंट ने कही, डोंट आस्क व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, टेल व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। और ये आज तक हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, सब जगह कहते हैं, पर जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तब कहते हैं भैया दूसरा दे दे, हम तो लल्ला लल्ला बनेंगे, दद्दा दद्दा नहीं बनेंगे, जैसे भारतीय भाषा में कहते हैं। देने की बात मत करो हमसे, ले लो, हमको सिर्फ दे दो आप, हमें सिर्फ है। तो मेरे विचार में ये जो अप्रोच है चेंज करनी होगी, और एक आम आदमी की अप्रोच ये कभी नहीं रही है। एक जो आदमी बिल्कुल नीचे की धरातल पे है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक लेबरर हो, चाहे वो एक डे वर्कर हो, वो हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से खाना चाहता है, कमाना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, चाहे वो शराब पी के एंजॉय करे, चाहे वो खाना खा के एंजॉय करे, चाहे अपने बच्चों को पढ़ा के। बिल्कुल बिल्कुल अमन, जो पॉइंट्स आपने रखे वो आप उसके महारथी हैं, एक्सपर्ट हैं, आप उसके इकोनॉमिक्स के आप एक्सपर्ट हैं, आप वॉशिंगटन में भी रहे, फोर्ब्स में आपने इंटरव्यू दिया। एक चीज मुझे लगा कि या तो हम बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, या तो हम बहुत इमोशनल हो सकते हैं। अगर हम बहुत प्रैक्टिकल हो गए तो बिल्कुल वैसी ही, बिल्कुल अगर हम अर्थशास्त्री से बात कर रहे हैं तो बातें बिल्कुल वही होनी चाहिए जो आपने कही है। पर एक बात, जैसा आपने कहा कि हमारे देश में ज्यादा खाने से लोग मरते हैं, आप भी देश में घूमे होंगे कई जगहों पर, हमारा भी काम ऐसा है, जाना पड़ता है। इलेक्शन के टाइम पे हम छत्तीसगढ़ का रुख करने गए थे, वहां पर ऐसी दयनीय स्थिति थी, मुझे वहां जाकर लगा कि शायद सरकार नाम की चीज यहां पर नहीं है, विकास नाम का कोई पंछी नहीं है जो कभी इस तरफ उड़ के आएगा। ऐसी परिस्थितियां थी। कुपोषण में हमारा देश नंबर 1 है, आप इस बात को जानते हैं। तो इसीलिए आप गलत नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा कि पर्सनली मैं आपको काफी फॉलो करता हूं, और क्यों करता हूं मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जो अर्थशास्त्र में आप बात रखते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल सटीक, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर क्या करें, इमोशनल है ना, इंडियंस हैं हम, भारतीय हैं हम, वो आ जाते हैं वो पॉइंट्स, पत्रकारिता करते करते भी वो पॉइंट्स आ जाते हैं। नवीन हमारे साथ है बहुत देर से, मैं सिर्फ आपको सुन रहा था अमन, मैं सिर्फ आपको सुन रहा था, पॉइंट्स बहुत अच्छे। नवीन भी हमारे साथ है, नवीन से भी मैं बात करूंगा। नवीन, लगातार हम जब भी शो कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर भी कई सवाल आ रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट की बात आपने करी, हिंदी में वित्तीय घाटा उसे कहते हैं, यानी सरकार की कमाई और व्यय के बीच में जो भी डिफरेंस आता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। उसका कितना असर हम देख पाएंगे फाइनेंशियल ईयर पर इन पैकेजेस के बाद? अभी यही क्वेश्चन रोहित भाई, ये प्रश्न एक जब फाइनेंस मिनिस्टर जवाब दे रही थी तो जी मुझे याद है, पूछा गया तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया कि अभी तो बजट के आए 2 महीने ही हुए हैं और साल शुरू भी नहीं हुआ, तो अभी हम फिस्कल डेफिसिट की बातें क्यों करें। तो
एज फार एज गवर्नमेंट्स ऑफिशियल पोजीशन इज कंसर्न, तो मैं यही कहूँगा कि अभी सरकार को भी नहीं पता कि फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा पूरे साल का क्या रहेगा, क्योंकि अभी आज हम मई के महीने में ही हैं। और जहाँ तक बात है, अब जैसे मैंने शुरू में बोला कि सारी जो स्कीम है, जो सारी पॉलिसी आई है, जिसको मैं इंडस्ट्रियल और एफडीआई पॉलिसी बोलूँगा, इसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी व्यय की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कहा जा रहा है कि काफ़ी कुछ जो है लोन, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एडमिट किया कि भाई हम इसके अंदर लोन ही लेंगे, तो जितना लोन लिया जाएगा उतना फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि हम एक लिमिट के बियॉन्ड, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटे को बर्दाश्त करने की सिचुएशन में भी नहीं है, क्योंकि हम इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है जितनी बड़ी इकॉनमी अमेरिका जैसी कंट्रियाँ होती हैं, जो एडिशनल करेंसी नोट प्रिंट कर सकती हैं, लोन ले सकती हैं और अपने वित्तीय घाटे को बर्दाश्त कर सकती हैं। क्योंकि हमारे ऊपर दूसरी तलवार जो लटकी हुई है वो है रेटिंग एजेंसीज की, और जिस रेटिंग एजेंसी पे आज हम खड़े हैं उससे जरा सा भी डाउनग्रेड होता है तो हम लोग जंक ग्रेड रेटिंग में पहुंच जाते हैं। तो एक लेवल के बियॉन्ड मैं समझता हूं कि हम उसको बर्दाश्त करने की सिचुएशन में भी नहीं है। बट जहां तक चीज़ों की लोग बात कर रहे हैं, जो सारा सिचुएशन को देख के, आज जो इस प्रपोजल से पहले जो ये सारी स्कीम आई, इससे पहले आया कि सरकार एडिशनल 4 लाख करोड़ रुपए की लोन लेगी। तो जहां तक मैं समझता हूं, जो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी कि भाई हम जितना भी, क्योंकि रिपीटेडली मैं देख रहा था काफ़ी लोग उनसे पूछ रहे थे कि हर एक आदमी को एक भारतीय होते हुए चिंता है कि भाई ये 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने यही बोला कि ऑब्वियसली ही स्टेटमेंट वॉज कि हर स्टेटमेंट वॉज कि ऑब्वियसली वी विल टेक लोन। तो लोन कितना लिया जाता है और साल आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी सरकार को काफ़ी उम्मीदें होंगी कि एक तो जो फॉरेन से रेमिटेंसेज आती हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी बाहर हैं, वो काफ़ी आएंगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिस हिसाब से हिंदुस्तानी इंडिया वापस लौट रहे हैं और बाहर की जगह कंट्रीज़ में भी उनकी पास क्या एम्प्लॉयमेंट रहती है, कितने दिन वो काम कर पाते हैं, कितने दिन उनके भी जो कार्य क्षेत्र हैं वो बंद रहेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन दैट ये भी डिपेंड करेगा कि, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा पोर्शन जो रहता है वो यही रहता है कि बाहर से रेमिटेंसेज इनवर्ड कितनी आ रही हैं। दूसरा जो पोर्शन रहता है वो जीएसटी का रहता है, इनकम टैक्स का रहता है, जो वेरियस टैक्सेस हैं वो भी, क्योंकि काफ़ी समय तो बिजनेस बंद रहे और अब रीस्टार्ट करने के बाद कितने समय पे वो लाइन पे आ पाते हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए कितना रह पाता है। काफ़ी मेरे दोस्त जो हैं वो एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे भी बात होती है, उनकी एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी इस समय इफेक्टेड है। पर्टिकुलरली गारमेंट एक्सपोर्ट, मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो समर्स का जो जितना भी कंसाइनमेंट जाता है वो फरवरी मार्च में जाता है, वो सब वेरियस पोर्ट्स पे अटका हुआ है और अब डिज़ाइंस पुराने हो जाएंगे, उसमें भी उनको काफ़ी नुकसान होगा। बिल्कुल, वाकई और इस नुकसान से उभरने के लिए हर कोई काम कर ही रहा है, हर कोई कोशिश कर ही रहा है। हमारे सहयोगी मृगांक प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी इस तरह के मुद्दों पर काफी पैनी नजर रखते हैं। मृगांक, लगभग 2 घंटे तक निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। इससे पहले जब बजट पढ़ा गया, वो भी सबसे बड़ा बजट था इतिहास का, पूरा निर्मला सीतारमण भी नहीं पढ़ पाई। 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मृगांक प्रभाकर ने नोट किए? देखिए, जो आपने कहा 2 घंटे का, शायद मुझे लगता है उन्हें लॉन्ग मैराथन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, लॉन्ग मैराथन जो है बजट पढ़ने की उनको आदत है, और चूंकि वो प्रवक्ता रही हैं बीजेपी की और बेहतर तरीके से चीज़ों को पेश भी करती हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लगातार 5 किश्तें दी गई हैं और लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं कि नया क्या है उसके अंदर। एमएसएमईज में 1-2 पॉइंट्स मुझे नए दिखाई देते हैं कि मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया गया है और जो है लोन की गारंटी जो है सरकार ले लेगी, 1-2 पॉइंट्स नए दिखाई देते हैं। दूसरा, कल एविएशन सेक्टर के अंदर दिखाई दिया। देखिए, कल जो अनाउंसमेंट हुआ था, एविएशन सेक्टर का अनाउंसमेंट था, इसके अंदर खनिज का था, कोल का अनाउंसमेंट वगैरह किया गया था, ये बजटरी प्रोसेस था।
सरकार को बजट में ये करना था, लेकिन सरकार ने क्यों नहीं किया, ये सवाल था। तो शायद मुझे लगता है इतनी दिक्कत जो है नहीं होती। तो आज शायद मुझे लगता है कि सरकार को टाइम मिला। कहते हैं ना राजनीति में और सारी चीज़ों के लिए एक टाइमिंग होती है, तो वो टाइमिंग शायद सरकार को अब दिखाई दी, तो उसको लेके किया, तो वो बजटरी प्रोसेस था। आज जो किया गया मनरेगा के तहत कहा उन्होंने कि 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देंगे। देखिए उन्होंने ऑलरेडी मैंडेज जो है काफ़ी बढ़ा दिए हैं, ताकि जो लेबर यहाँ से मूव करके गई है वो लेबर जब अपने गाँव में पहुँचेगी तो विकास कार्य जो शुरू होंगे उसके अंदर जो मनरेगा के तहत लेबर मैंडेज हैं उन्हें बढ़ाया। हालांकि इस बात को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अब तक 174 रुपए मिल रहे थे, जो परसों उन्होंने कहा था 174 मिल रहे थे, अब उसे बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया। तो मुझे लगता है ये एक स्टेप अच्छा दिखाई देता है कि जो पैसा बढ़ाया गया है। लेकिन आप ये देखिए कृषि के क्षेत्र में तमाम तरह के सूप्स दिए गए हैं, तमाम तरह के इंसेंटिव इन द सेंस कि जहां आपने लोन लेना है लोन ले लीजिए, उसका मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ा देंगे, या इंश्योरेंस की थी उसकी कीमत, उस इंश्योरेंस जो टोटल फसल बीमा जो नुकसान या जो भी होना था उसका 30,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया गया, इमरजेंसी फंड भी उसके लिए क्रिएट किया गया था। लेकिन जो लगातार मांग हो रही है, एमएसपी की मांग हो रही थी कि एमएसपी बढ़ाया जाए। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, सिंस 1971 देखिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर सैलरी में इंक्रीमेंट लगभग 350% का हुआ है, लेकिन एमएसपी में केवल इंक्रीमेंट जो है 110% का हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादा अंतर नहीं है। किसान लगातार ये मांग कर रहा था कि उसके अंदर जो है एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी हो। तीसरी बात ये दिखाई दी कि रबी की फसल कटी थी, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में सब चीजें जो है सस्ते दामों में बिकी, किसान को अपनी फसल की कीमत का भी नहीं आता। क्या सरकार उसे कवर करेगी? आज जो दिखाई दे रहा है कि सरकार अपने जो अभी तक लॉकडाउन के अंदर किया है, जो भी उन्होंने प्रोसेस किया है कि जनधन 20 करोड़ जनधन अकाउंट के अंदर 500 रुपए ट्रांसफर किए हैं। थोड़ा एजुकेशन के लिए आज वो उन्होंने बढ़ के बोला है। हालांकि एजुकेशन के अंदर जो जीडीपी का आउटले है उन्होंने पैक किया है कि पहले 3 पॉइंट समथिंग था, अब उसे बढ़ा के 4% तक उम्मीद ले जाने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस जो है हेल्थ सेक्टर के ऊपर और देना चाहिए था, क्योंकि अभी आसान नहीं लगता, आसान नहीं लगती है, क्योंकि मुश्किल है, कोविड से लड़ना है और लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए आज की तारीख में लगभग 94,000 केसेस इंडिया के अंदर है और मुझे लगता है ये आगे आने वाले दिनों के अंदर बढ़ेंगे, जैसे लगातार संकेत मिल रहे हैं कि इसका पीक बहुत देर से आएगा। तो लगता था कि थ्रस्ट जो है हेल्थ सेक्टर के ऊपर ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा आउटलेट्स के ऊपर होना चाहिए था, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके अंदर मैदान के अंदर आए। तो ये इसके ऊपर थ्रस्ट होना चाहिए था। ज़्यादातर योजना है जो चली आ रही थी, एग्जिस्टिंग योजना है, उसी के अंदर मैं जो है मोरेटोरियम दिया गया है, जो इंटरेस्ट रेट थी वो कम की गई है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सरकार ने कोशिश ये की है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाए, मतलब सप्लाई तो बढ़ गई, लेकिन सरकार ने अभी डिमांड की तरफ से कोई बातचीत नहीं की कि डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जो डिफिकल्ट टाइम्स हैं इसमें डेस्परेट मेजर्स तो सरकार ने लिए हैं, लेकिन अब इसमें डिमांड को खरीदारी कैसे होगी, चीजें कैसे लोग लेंगे जब उनके पास ज्यादा कैश फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कोई लोन लेके खरीदना नहीं चाहता है। देखिए आप किसी को लोन दे दें और उसके बाद उससे एक्सपेक्ट करें कि आप लोन लेके कुछ सामान अपने लिए खरीदें, तो ये जरूरी नहीं है। मार्केट में डिमांड भी क्रिएट होनी चाहिए। तो सप्लाई और डिमांड का खेल है। सरकार ने सप्लाई फ्रंट पे तो काम किया है, लेकिन डिमांड फ्रंट पे भी अगर थोड़ा सा काम होता, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम चल रही है, लगातार कई जगह तो नेगेटिव ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ रेट्स जो है स्लैश किए जाते हैं या कुछ किए जाते तो हो सकता है कि डिमांड एकदम पिकअप करती, तो वो चीजें अभी नहीं दिखाई दी हैं। तो हालांकि आज जो 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है ये अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश ये की है कि सारे सेक्टर्स को जो अब तक 5 दिन के अंदर किया गया, सारे सेक्टर्स को कोशिश सरकार ने यही है कि सप्लाई चेन जो है सप्लाई वो लगातार बनी रहे और उसमें तमाम तरीके के इंसेंटिव सरकार की तरफ से दिए गए हैं। जी वाकई मृगांक, वाकई ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर हमारी नजर थी, आपकी नजर थी, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझा सके, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक्स से जुड़े ऐसे शब्द हैं जो शायद हमें भी नहीं पता होंगे, वो हमें सिर्फ और सिर्फ नवीन जी बता सकते हैं। नवीन, लगातार सरकार से जब ये पूछा गया कि पैसा कहाँ से आएगा, और सोशल मीडिया पर भी लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, तो सरकार ने साफ किया कि बोरोइंग होगी। कहीं ना कहीं घूम फिर के अगर सरकार बोरो करती है तो उसको वापस जनता की जेब से ही लिया जाता है, जनता पर ही बोझ पड़ता है उसका। रोहित जी, जो आपने कहा कि पहली बात तो यह है कि बोरो करती है, तो बोरो कितना करती है उस पे भी अनलिमिटेड बोरोइंग सरकार नहीं कर सकती, बिकॉज आज हम
ग्लोबली कनेक्टेड इकोनॉमी है और हमारे को हर चीज़ को परपक्ष में देखना है। हमारे जो बिजनेसेस हैं, या क्योंकि इस पूरी नवीन आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। इस बीच योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। गाड़ियां यहां आई हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 6 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को अकेले हम उत्तर प्रदेश में इन जो श्रमिक एक्सप्रेस लगी हैं इनके माध्यम से सुरक्षित उनके गृह जनपद तक क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाने की व्यवस्था इसके माध्यम से किए हैं। लेकिन इन प्रवासी श्रमिकों के बारे में भी जो व्यापक कार्य योजना घोषित हुई है, एक पहले पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए की जो घोषणा की थी, इसमें हर एक यानी देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 18 करोड़ लोगों को हर बार यानी तीसरी बार हम फ्री में राशन उपलब्ध करवा चुके हैं। और ये फ्री में राशन प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को उपलब्ध हो चुका है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें राशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन की दृष्टि से भी जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, इसमें एमएसएमई सेक्टर में बहुत बड़ा कार्य हुआ है। यहाँ पे जो उद्योग बंद थे उनको प्रारंभ करके उसमें कार्य प्रारंभ हुआ है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार यहाँ उपलब्ध हुआ है। मनरेगा में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 30 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है और मनरेगा के माध्यम से ही 300 करोड़ रोजगार सृजित करने का जो लक्ष्य रखा गया है, 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था केवल इसी के लिए की गई है। और इसके माध्यम से मानसून के दौरान भी सभी लोगों को काम मिल सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी कुछ सहयोग देने के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। ये रोजगार सृजन के जो पैकेज घोषित हो रहे हैं, ये निश्चित ही हर एक हाथ को काम देने की सामर्थ्य रखते हैं और इस पर ये बहुत स्वागत योग्य है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य के सेक्टर में भी आज आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश को ही अगर हम लोग लें तो जब कोरोना का पहला पॉजिटिव केस आया था तब उत्तर प्रदेश में हमारे पास तब न पीपीई किट यहाँ पे बनती थी, ना N95 मास्क की व्यवस्था थी, ना सैनिटाइजर की व्यवस्था हमारे पास थी। हमारे पास तब केवल 50 टेस्टिंग की क्षमता की एक लैब लखनऊ में थी। आज हमारे पास 26 लैबोरेटरी हैं। पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार हमें किट उपलब्ध करा रहा है और प्रतिदिन हम लोग इस समय 6,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन के अंदर हम इस क्षमता को बढ़ा करके 10,000 तक करने जा रहे हैं। लगभग अब तक प्रदेश में 2.25 लाख से अधिक टेस्ट हम लोग संपन्न कर चुके हैं और कुशलतापूर्वक न केवल इस क्षमता का विस्तार हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से किया है, अपितु लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कोविड हॉस्पिटल की भी एक लंबी श्रृंखला खड़ी करते हुए हम लोग अब तक 55,000 से अधिक केवल कोरोना पॉजिटिव के केसेज के उपचार के लिए 55,000 से अधिक बेड स्थापित कर चुके हैं और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आज वेंटिलेटर की सुविधा हमारे पास मौजूद है। ये व्यवस्था हम लोगों ने आज के दिन पर प्रदेश के अंदर अपनी व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी हैं। इन कार्यक्रमों को हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। आज पीपीई किट उत्पादन की 26 यूनिट अकेले यूपी में स्थापित हो चुकी हैं। ये एमएसएमई सेक्टर को जो योगदान भारत सरकार ने दिए उसका परिणाम है। सैनिटाइजर न केवल उत्तर प्रदेश आज इस मामले में हमारी फैक्ट्रियां, डिस्टिलरीज इसमें पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर उपलब्ध करा रही हैं, बल्कि हमने 28 राज्यों को भी सैनिटाइजर यहां से भेजा है और उन 28 राज्यों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर आज के दिन पे उपलब्ध हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से यह स्वास्थ्य सेक्टर में भी जो बहुत बड़ा काम हुआ है, ये पहले से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक फोकस सेक्टर रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 3 वर्ष के अंदर 29 नए मेडिकल कॉलेजेस बनने प्रारंभ हुए हैं, जिनमें पिछले साल हमने 7 में प्रवेश भी प्रारंभ कर दिया। 2 नए एम्स प्रारंभ हुए हैं, एक गोरखपुर और रायबरेली, दोनों में हम लोगों ने ओपीडी के साथ साथ वहां पर हम लोगों ने पाठ्यक्रम भी
पिछले वर्ष से प्रारंभ कर लिया है। शेष अन्य स्थानों पर भी तेजी के साथ मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं और इस कोरोना संकट के समय इन मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी में बहुत बड़ा योगदान दिया गया। इन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र की मेडिकल कॉलेजेस और पहले से हमारे पास जो स्वास्थ्य के केंद्र थे, इनकी मदद से हम लोगों ने कोरोना संकट के दौरान हम बेहतर उपचार प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराने में मदद। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अब से कुछ देर पहले तक हम लगातार जो निर्मला सीतारमण ने बात रखी है और जो पूरा पैकेज, जिसकी बात महा पैकेज कहकर जिसको हम संबोधित कर रहे थे, उसको लेकर हम लगातार विचार विमर्श कर रहे थे। हमारे साथ सहयोगी मृगांक हैं, इसके साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट इकोनॉमिस्ट नवीन गुप्ता हमारे साथ है, लंबे वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप कुछ कह रहे थे, इस बीच योगी जी आ गए थे तो उनको सुना थोड़ा। आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। नवीन जी, आवाज मिल रही है आपको? नवीन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो। इस बीच मृगांक का रुख कर लेते हैं। मृगांक, कई सारी योजनाओं को आपने देखा है पहले भी, चाहे बात वन नेशन वन राशन कार्ड की हो, ये योजनाएं पहले की थी और आप कुछ नई योजनाओं का भी जिक्र कर रहे थे। और देखिए, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जब हम देखते हैं, क्योंकि हम तो लगातार इस पर बात कर रहे हैं, हम पहले दिन से बात कर रहे हैं जब पहली बार निर्मला सीतारमण आई थी, इस पैकेज की जरूरत थी और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के जो हाल हैं, जो कि बदहाल हम कह सकते हैं, सब कुछ बंद पड़ा है, उसको गति देने के लिए इसकी जरूरत थी। और कितना टाइम, कितना वक्त? देखिए रोहित, जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, देखिए अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बात कह रहा था वही बात देखिए सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि फोकस जो है ज़्यादातर हमारा जो है हेल्थ सेक्टर पे रहा, मनरेगा में चीज़ें क्रिएट करने का रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। देखिए जो इंडस्ट्री है उसमें एक जॉब का जो पार्ट है वो उसे भी मैं एक इंडस्ट्री मानता हूँ और उस फ्रंट पे सरकार के लिए को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। दिक्कत पहली ये है कि ऑलरेडी अप्रैल महीने का आपको मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, 3 मई तक का ये आंकड़ा है, इसमें 27.1% जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष इस बात को लेकर हमला करता रहा है सरकार के ऊपर कि आप जो है जॉब क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं। पहली महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी डिपार्टमेंटों में भी जो जॉब क्रिएशन होने वाला था, लॉकडाउन हो गया उसकी वजह से वो भी हैम्पर हो गया, उसमें भी रुकावट आ गई, कहीं ना कहीं उसकी डेट एक्सटेंड हो गई। तो जो मैन पावर है वो निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट झेल रही है और उसको लेके एक रोष जनरेट हो रहा है। जहां तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, देखिए इतना सारे प्रवासी जो है लगातार मूवमेंट पे कर रहे हैं। मृगांक, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, बस कुछ ऐड ऑन इसमें कर रहा हूं क्योंकि रोजगार की बात लगातार की जा रही है सोशल मीडिया पर। अब से कुछ मिनट पहले मेरे पास भी एक सवाल पहुंचा, एक हमारी दर्शक है, उसने पूछा, वो भी कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर चिंतित हैं, उन्होंने अपना पर्सनल सवाल पूछा कि इंजीनियर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकार के पास क्या कुछ रोड मैप है, यानी कहीं ना कहीं लोग भी चिंतित हैं अब रोजगार को लेकर। देखिए जो वही बात मैं आपको कह रहा हूं, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, चाहे वो इंजीनियर्स हों चाहे वो डॉक्टर्स। देखिए अभी सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ दावा इस बात का कर रहे हैं कि 29 मेडिकल कॉलेज बना जाएंगे। 29 मेडिकल कॉलेज में पहले बच्चों की भर्ती होगी, 4 साल 5 साल बाद वो डॉक्टर बनकर तैयार होंगे। इस दौरान एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा 5 साल तक का? वो पंचवर्षीय योजना नहीं है। आज की तारीख में जो स्थिति दिखाई दे रही है, कोविड से लड़ने के लिए आज की तारीख में तुरंत काम करना है ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। मुझे नहीं लगता सरकार के पास, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी खुला ही नहीं है, सरकार के पास ऐसा आंकड़ा कहां से आ गया कि 30 लाख एमएसएमई काम कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी, देखिए आगरा के अंदर स्थिति यह है कि आगरा के अंदर जूता उद्योग है, पेठा उद्योग, वो सब बंद पड़ा हुआ है। कानपुर में चले जाए, अलीगढ़ में ताला बनता है, वहां का सारा उद्योग जो है ठप पड़ा हुआ है। कहां से शुरू हो गया? एमएसएमई जनरेशन में। और एमएसएमई में जो सरकार को जो सहूलियत, सरकार ने जो सहूलियत दी केंद्र सरकार ने, उसमें कहा है कि आप बोरोइंग कर सकते हैं, जिसके अंदर गारंटेड बोरोइंग होगी और जिसमें जो है 1 साल का जो है मॉरेटोरियम पीरियड हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी कोने में बहुत सारी एमएसएमई शुरू हो गई हैं जिनका आंकड़ा
तुरंत एकदम सरकार के पास आ गया। जो प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं, कितने लोगों को मनरेगा के तहत जॉब मिलेगा? जो 40,000 करोड़ का फंड रखा हुआ है, योजनाएं शुरू की जाएंगी, उसके अंदर जो है जितने भी मजदूर पहुंचे हैं, देखिए जितने मजदूर पहुंचे ये सरकार के पास आंकड़ा भी फिलहाल नहीं होगा कि कितने मजदूर पहुंच रहे हैं और कितने और पहुंचेंगे। लगातार ये मूवमेंट बना हुआ है। इन लोगों को कैसे जॉब दिया गया, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, छोड़ के अपने गांव पहुंचे हैं, तो इकोनॉमिक प्रेशर ऑन दी लैंड साफ तौर पे कहीं ना कहीं दिखाई देगा सरकार को, हालांकि सरकार किसी प्रकार के दावे कर ले। एक चीज जो मुझे दिखाई देती है हेल्थ सेक्टर के अंदर, क्योंकि लगातार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करता रहा हूं हेल्थ मिनिस्ट्री की, और उसमें एम्पावर्ड ग्रुप ने जो प्रेजेंटेशंस दिए हैं उसमें एक चीज समझ में आती है कि हेल्थ सेक्टर में थोड़ा बहुत काम हुआ है। वो थोड़ा बहुत काम इसलिए हुआ है कि पीपीई किट्स नहीं बनती थी, N95 मास्क नहीं बनते थे, लेकिन ये कोई चंक इतना बड़ा नहीं है कि भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्टअप दे सके। ये तो आप कह सकते हैं कि टाइम बाउंडिंग ये एक वो दिखाई दे रहा था कि ये इंडिया की जो नीड्स थी उसे कैटर करना था, ताकि हमें बाहर से महंगा ना खरीदना पड़े, जो फिस्कल डेफिसिट बढ़े, हमारा डॉलर बाहर जाएगा। तो हमें कोशिश ये थी कि यहाँ पे जो है डोमेस्टिक लेवल पे ही ये चीजें क्रिएट की जाए, ताकि हम जो अपनी जरूरतें वो पूरी कर सके। तो उस फ्रंट पे काम होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन सरकार दावा इस बात का भी कर रही है कि जब मान लीजिए कोविड से जब हम उभर आएंगे तो ये यूनिट जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो जाएंगे। देखिए वो लंबा एक प्रोसेस है, और N95 मास्क बनाने में, वेंटिलेटर्स बनाने में जितनी भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, दूरदर्शी सोच आप उसे कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो बिल्कुल राहत चाहिए, तत्कालिक राहत चाहिए, उसको लेकर भी तो हमें सोचना होगा। नवीन गुप्ता हमारे साथ हैं। नवीन, हम बोरोइंग को लेकर बात कर रहे थे, जब आप बता रहे थे देश अगर बोरो करता है, सरकारें अगर बोरोइंग्स लेती हैं, तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर बोझ पड़ता है। देश के ऊपर बोझ पड़ता है मतलब नागरिक के ऊपर बोझ पड़ता है, यही है। पहली बात तो इसमें यह देखने की है कि हम अनलिमिटेड बोरोइंग भी नहीं कर सकते, बिकॉज हम इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है जितनी बड़ी अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं। हमारे पास लिमिटेशन है, बिकॉज एक दूसरा प्रेशर जो रहता है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रहता है, जो रेगुलरली देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से, उसके फिस्कल डेफिसिट के हिसाब से और वेरियस अदर फैक्टर्स के हिसाब से उसकी रेटिंग करती है। तो आज हम जिस रेटिंग पे खड़े हैं और उससे एक रेटिंग भी डाउनग्रेड होती है तो हमारी कैटेगरी जंक ग्रेड हो जाएगी, जिससे जो हमारे बिजनेसेस हैं जिसको हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जिनके लिए आज हम बैंक लोन्स की बात कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट गारंटी की बात कर रहे हैं, जिसकी हम सप्लाई साइड में बात कर रहे हैं कि ये बिजनेसेस अल्टीमेटली 5 साल में जैसे बोला या 2 साल 3 साल में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे। ये हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं ये अनवायबल और अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो आज आपने जो मेरे से पूछा प्रश्न कि मैं बोरोइंग भी मैं अनलिमिटेड नहीं कर सकता, मेरे पास लिमिटेशन है। मैं उतनी ही कर सकता हूं जितना मैं फिस्कल डेफिसिट बर्दाश्त कर सकता हूं विदाउट गेटिंग अ फर्दर क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा है जिसको ध्यान देने की बात है। और दूसरा, आपने सही कहा कि मैं लोन लेता हूं तो अल्टीमेटली जिसे कहते हैं कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना तो खरबूजे नहीं होता है। तो मैं आज लोन लेता हूं तो अल्टीमेटली उसकी जो पेमेंट होगी वो मेरे अपने फिस्कल सपोर्ट से ही होगी, और जो सरकार के पास जो माध्यम है जिससे वो अर्न करती है, वो सबसे बड़ा माध्यम जो होता है उसके बिजनेसेस, जो टैक्सेशन है, जो टैक्स आता है वो ही रहता है, और जो वेरियस है तो टैक्स अल्टीमेटली बिजनेस को ही लगना है, अल्टीमेटली सिटीजन्स को ही देना है। तो ये दूसरा खतरा रहेगा। और जैसे भी बोला कि मैं पहले ही कह रहा हूं कि जितनी भी ये सप्लाई साइड स्कीम्स हैं इनका असर फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ही एडमिट किया है कि 1 साल लगेगा, लेकिन 1 साल भी मेरे को जिस तरीके से जिस माध्यम से ये सारा इम्प्लीमेंट करना और अचीव करने का सोचा गया है, ये कम से कम 1-1.5-2 साल की स्कीम्स हैं जिसको असर आते आते लगेगा। और इस समय जो जरूरत है वो इस समय इमीडिएट खाने की जरूरत है, हेल्थ केयर की जरूरत है। हेल्थ केयर पे ज़्यादा खर्चा इस समय सरकार ने एलोकेशन नहीं किया है और काफ़ी कम है जितनी रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली। तो ये सब देखने की बात है। चलिए, देखने की बात है नवीन, देखने वाली बात है, देखेंगे हम भी आप भी। लेकिन सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने अपनी बात रखी यहाँ पर। आपने जो अर्थशास्त्री के तौर पर जो बात रखी वो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने मानवीय पहलू रखा ना,
जब आपने मजदूरों के दर्द की बात की वो और ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यही हमारी संपदा है। बहुत शुक्रिया नवीन आपका सारा समय से जुड़ने के लिए, आगे भी जुड़ते रहिएगा। बहुत शुक्रिया मृगांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। आपकी रिपोर्ट भी जबरदस्त रहती है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का। फिलहाल एक छोटे से अंतराल के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।